जब ये नौकरी में थे तब भी इनका फोकस यूट्यूब पर था। हाँ हाँ ये ठीक है। यूट्यूब पर ध्यान दे रहे थे ज़्यादा, नौकरी हाँ। में मन नहीं लग रहा था। शादी हुई लेकिन पुरानी प्रेमिका आपको फिर से याद कर रही है और आपको मन कर रहा है कि यार मैं कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया हूँ। जूते भी वैसे ही पहन रखे इन्होंने सर। अरे यार नहीं मुझे थैंक यू, रिसर्च अच्छी है और पत्रकारिता बहुत बढ़िया कर रहे हो। कि हर घटना के कुछ कारण हैं और कुछ प्रभाव है, अगर मैं ये जोड़ देता हूँ तो मैं न्यूज़ एनालिस्ट बन सकता हूँ। तो मैं अपने आप को गिलहरी समझता हूँ भारत के निर्माण में और समझता हूँ कि ये काम बड़ा हो जाएगा। चलिए 140 करोड़ में आप रेंचो तलाशने निकलेंगे तो सब लोग बेरोजगार रह जाएंगे। फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वैसा होता बिल्कुल भी नहीं है। वो करप्शन ना बोल के प्रैक्टिसेस का हो कि आप किसी होटल में जा रहे हो तो आपको आसानी से एक्सेस मिल जा रहा है, टोल फ्री हो जा रहा है, लोग इज्जत दे रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस गलत हैं। कुछ तो वजह रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ब्रिटिश काल की व्यवस्थाएं बना दी गई है ना, वो ऐसी हैं कि आप इस पद पर आओगे तो ही आपकी बात की वैल्यू है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। अगर मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था या पूर्व मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था तो उस समय पर मेरी बात को रखने में मुझे एक पदक्रम को फॉलो करना था, मुझे मेरे सीनियर से परमिशन लेनी, या मुझे विदेश घूमने जाना था तो मुझे इन सब के लिए परमिशन लेनी होती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मैं नौकरी छोड़ता हूँ तो मैं विदेश भी घूमता हूँ, तो मैं सरकार के भी बहुत नज़दीक जा पाता हूँ, मैं अपोजिशन के भी नज़दीक जा पाता हूँ। जिन लोगों से मेरे काम है मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। सरकार का हमेशा से एक मत होता है कि लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, ये महात्मा गांधी की थॉट प्रोसेस है। वास्तविकता में सरकार चाहती है कि शराब बिके। ये बात थोड़ी फिल्मी है लेकिन सच है कि पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी उत्कर्ष अवस्थी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान अंकित अवस्थी, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित हैं और देश विदेश सहित तमाम मामलों के जानकार हैं। सर, जो अंकित अवस्थी का जो सफ़र है, अंकित इंस्पायर इंडिया कैसे बना हुआ? बहुत बढ़िया, आप ही लोग मोटिवेशन है उसकी। उसकी मोटिवेशन ये है कि यार ना, जब भी हम कोई मेन स्ट्रीम मीडिया को देख रहे होते थे तो मन में एक फीलिंग रहती थी कि आप लोग न्यूज़ बहुत अच्छे से बताते हो क्योंकि आप ही लोग हैं सोर्स न्यूज़ के। लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये समझ में आया कि न्यूज़ समझाने वाला भी कोई चाहिए, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी है और इसका इम्पैक्ट भी है। इसका बैकग्राउंड भी है और इसका इम्पैक्ट भी है। तो इम्पैक्ट असेसमेंट हम जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते थे तब हमें बताया जाता था कि इस घटना के कारण क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं। तो कारण और प्रभाव ने मुझे एक नया स्कोप दे दिया कि हर घटना के कुछ कारण हैं और कुछ प्रभाव हैं। अगर मैं ये जोड़ देता हूँ तो मैं न्यूज़ एनालिस्ट बन सकता हूँ। और मैंने वहीं से अपना फोर्टे बनाया और आज इंडिया में मोस्ट व्यूड हम लोग हैं, जिन्हें देखते हैं लोग की खबर घट गई तो बताओ फिर हुआ क्यों। तो सर, अब एक्सपर्ट बन चुके हैं आप? एक्सपर्ट कहना गलत होगा, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ और अपने आप को वैसे ही देखता हूँ। सर, आप सरकारी अधिकारी थे, उसके बाद एकदम यूट्यूब की दुनिया में कैसा कदम रखा आपने? यार, सरकारी अधिकारी से पहले भी मैं एक एडुकेटर था। बीच में सरकारी अधिकारी बना 2.5-3 साल के लिए, फिर वो छोड़ करके पुराना काम मुझे ज़्यादा पसंद आया, मैं वापस बैक टू पवेलियन आ गया। आज मैं खबरें पढ़ाता हूँ और खबरें पढ़ाना मेरा एक इंटरेस्ट का फील्ड बन चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़रूरत है। तो अंकित इंस्पायर इंडिया में मुझे ऐसा लगता है बहुत बार कि वर्ल्ड वाइड जब हम देखते हैं ना लोगों को, तो इंडिया को देखने का एक रवैया होता था लोगों का कि यार इंडिया तो स्नेक चार्मर्स की जगह है, लोग इसको अपने तरीके से देखते थे। मेरा ये मानना था कि इस देश में हर समय कुछ अच्छा भी हो रहा है और इस देश में इतना कुछ अच्छा है जिसको वर्ल्ड को दिखाया जा सकता है। यहीं से अंकित इंस्पायर्स इंडिया नाम बना। हालांकि ये बहुत बड़ा नाम ले लिया मैंने कि मैं इंडिया को इंस्पायर कर रहा हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि यार मेरा काम, मुझे ऐसा लगता है कि जब राम जी भगवान पुल बना रहे थे, राम सेतु का निर्माण था, तो वो गिलहरी थी जिसने कहा था कि मैं क्या योगदान दे सकती हूँ। तो मैं अपने आप को गिलहरी समझता हूँ भारत के निर्माण में और समझता हूँ कि ये काम बड़ा हो जाएगा। सर, जो आपको पसंद आया वो काम आपने वापस हाँ, स्टार्ट बिल्कुल किया? बिल्कुल थ्री इडियट्स आपने 4-5 बार देख ली थी क्या? नहीं, मैं 3 इडियट्स में भी एक चीज़ का बहुत पक्षधर रहा हूँ। जब 3 इडियट आई थी उस समय मैं कोटा में बच्चों को आईआईटी की तैयारी कराता था। खुद आईआईटी से पढ़ने का मौका मिला है मुझे, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करके बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगेगा और मैंने पढ़ाया। उस दौर में ही 3 इडियट आ चुकी थी और 3 इडियट से लोगों के मन में एक संदेश गया था, वो ये था, रेंचो अच्छा होता है जो कुछ भी करता है। मैं लेकिन आज भी बोलता हूँ कि नहीं, रेंचो अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं होता? नहीं, रेंचो ना यार, हर आदमी रेंचो नहीं। 140 करोड़ में आप रेंचो तलाशने निकलेंगे तो सब लोग बेरोजगार रह जाएंगे, या फिर सब इस तरह से करने लगे कि मेरे ये किया वो किया। नहीं यार, इंटरेस्ट फॉलो करो। हमारे देश की जो बेसिक नीड है ना, पहले वो मैस्लो के बहुत नीचे चल रही है। अभी रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक नीड तक पहुंचने में देश की बहुत सी आबादी संघर्ष कर रही है। जी। रेंचो एक समय के बाद बनना फिल्म में दिखाया गया क्योंकि हर किसी का वो ड्रीम है। लेकिन मुझे बहुत हद तक लगता है कि इस देश में वो जो रट्टा मार मार के जो साइलेंसर था,
वो जो पढ़ रहा था, जो दिखाता था कि देखिए मेरे पास कार है, ये वो है, रियलिटी वही है समाज की। पर देखिए, आपने ड्रीम की ज़रूर बात की, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाहूँगा, 3 अक्टूबर 2024 को एक पोस्ट आता है आपके एक्स अकाउंट पर, वर्दीधारी एक वहाँ पर अंकित अवस्थी होते हैं, कहते हैं थैंक यू सो मच, हो गया। 8 नवंबर को हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, वर्दी नहीं है, सफ़ेद ये शर्ट वहाँ पर आ गई है। पहले तो उस नौकरी को छोड़ने का डिसीजन, क्या वो 3 अक्टूबर की आप बात कर रहे हैं, क्या वो 2 अक्टूबर को हुआ? ऐसा नहीं है, लंबा समय गुजरा होगा, क्योंकि एक मुकाम हासिल की, नौकरी की, वहाँ पर डिसाइड किया नहीं साहब ये नहीं करेंगे, एजुकेटर बनेंगे, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में उतरेंगे। पत्रकार होने के नाते हमारे पास कई तरह की खबरें सामने निकल कर आई कि भाई जब ये नौकरी में थे तब भी इनका फोकस यूट्यूब पर था, ये यूट्यूब पर ध्यान दे रहे थे ज़्यादा, नौकरी में मन नहीं लग रहा था। ठीक है, तो क्या मन नहीं लग रहा था नौकरी में, या फिर था कि भाई करनी नहीं है, ड्रीम अलग है? ये बिल्कुल वैसे है, हालांकि थोड़ा सा मैं साउंड रोकना चाहूँगा, जूते भी वैसे ही पहन रखे इन्होंने सर। अरे यार नहीं, मुझे थैंक यू, रिसर्च अच्छी है और पत्रकारिता बहुत बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा लंबा लेके आंसर करूंगा कि एक तो मुझे अच्छा ये लगा, मैं भूल चुका था कि आपने अक्टूबर नवंबर का ये जो कॉम्बिनेशन निकाला, अच्छी रिसर्च है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। 2 अक्टूबर से निश्चित ही प्रेरणा हो सकती है, लेकिन 2 अक्टूबर मेरे जीवन में 35-40 बार आ चुका है, तो ये प्रेरणा कभी कभार आई। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये था सर कि नौकरी छोड़ने की प्रेरणा में यूट्यूब पर काम करते रहना एक कारक था, तो मैं आंसर करूँगा हाँ, क्योंकि मैं अपने एक काम को 100% अच्छे से नहीं कर पा रहा था, ये सत्य है। अब वो एक काम सरकारी नौकरी भी हो सकता था, उसने मुझे क्यों नहीं खींचा, ये बड़ा सवाल है। मैं तो गया था कि बिल्कुल वैसे ही है कि आप एक रिलेशनशिप में थे, शादी हुई, लेकिन पुरानी प्रेमिका आपको फिर से याद कर रही है और आपको मन कर रहा है कि यार मैं कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया तो हूँ। जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की जी। और जिस दिन छोड़ी, दोनों थॉट प्रोसेस मुझे समझा सकते हैं आप? बिल्कुल समझा सकता हूँ। आप यकीन माने तो जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, उस समय मैं देश की एक बहुत अच्छी एडटेक कंपनी थी, उसके अंदर टॉप पेड लोगों में था, मतलब हाईएस्ट पेड लोगों में से एक था। 5 करोड़ आसपास। अब ठीक है, मतलब ये एक नंबर ऐसा होता है कि हाँ हाँ सच बता दीजिए कितने थे? हाँ, ये मतलब नंबर अच्छा था ये, ठीक है। तो अब जब आप इतने पैकेज पे हो तो आप 27-28 हज़ार रुपये महीने की सैलरी पे जाने के लिए तो बहुत तगड़ा जिगरा चाहिएगा ना। मुझे ट्रेनिंग पीरियड में जो तनख्वाह मिलती है एक आरएस अधिकारी को, वो 27,000 से लेकर 35,000 के बीच में होती है। आपको 2 साल तक उस फिक्स पे चलना होता है। ये सरकार से गुजारिश भी रहेगी मेरी, अगर कहीं तक आवाज़ पहुँचे तो यार कम से कम इतना मत करो किसी के साथ। आप इतने खर्चे कर रहे हो सब तरह के, कम से कम वो बच्चा जो इतनी मेहनत करके इतनी साल की तपस्या के बाद पहुँचा है, उसे सैलरी तो पूरी दे दो यार। आप सोचो कि जब आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया वहाँ पर पैसे को लेकर, आप सोचो ना कितना मोटिवेशन चाहिए होगा कि आप अपना पूरा पैसा साइड में रख करके, कुछ लोगों का मानना होता है कि आप नौकरी में जाते हो करप्शन के लिए, क्योंकि उसके साथ में आपको पैसे के साथ साथ जो एमिनिटीज़ मिलती है ना, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं असल में। वो करप्शन ना बोल के प्रैक्टिसेस कहो कि आप किसी होटल में जा रहे हो तो आपको आसानी से एक्सेस मिल जा रहा है, टोल फ्री हो जा रहा है, लोग इज्जत दे रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस गलत हैं। बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कहीं ये बताना प्रेफर नहीं करते कि वो ऑफिसर हैं, पत्ती लगा के चलना पसंद नहीं करते। हालांकि मोदी जी को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन फिर भी वो रौला नहीं काटेंगे, वो चुपचाप जाएंगे कि मैं एक सर्वेंट हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि साहब पूरा माहौल चाहिए मुझे, लाइन में लग जाओ। तमाम प्रेरणाओं को बीच में रखते हुए अगर आप नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक मोटिवेशन ये तो रहा होगा कि मैं कुछ तो कंक्रीट ऐड करूँगा इसमें। और खुद जैसे मैंने अभी उदाहरण में दिया कि भारत निर्माण में अगर मैं गिलहरी हूँ तो सरकारी नौकरी में माना मैं चीफ सेक्रेटरी नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो हूँ। मैं तो मान रहा हूँ कि क्लर्क का भी काम है भाई, और हर काम अगर व्यक्ति ईमानदारी से कर रहा है तभी सभी विभाग अच्छे से चल रहे हैं। मैं जिस भी पद पर गया अपेक्षाएं मुझसे बहुत थी और मुझे लगा था कि ये वर्थ इट होगा ये छोड़ करके ये काम करना। वर्दीनेस जब तलाशने में गया तो मैं खुद अपने आप को एक खांचे में पाया। जिस व्यक्ति ने अब तक जो मन में था वो सब किया, जिस व्यक्ति की जो तमन्नाएं थी जैसा करता आ रहा था वैसा करता चला गया, अचानक जब वो उस हायरार्की के अंदर जाके सेट होता है तो उसे लगता है कि रियलिटी बहुत अलग है। दुनिया आपको वर्दी में देख करके फील गुड ले रही है कि इनके आगे 3 गाड़ियाँ चलेंगी साहब, ये जब जाएंगे तो माहौल होगा, रेड पे होंगे तो फील आएगी, वो देख कर अच्छा लगता है। लेकिन जब आप खुद उसे धारण करके फील्ड में उतरते हैं ना तो समझ में आता है कि कई तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप बहुत सी चीज़ों में बंधे हैं। फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वैसा होता बिल्कुल भी नहीं है। आज सरकार के साथ साथ जनता बहुत अवेयर है, हर व्यक्ति को अपने राइट्स लगभग पता चल रहे हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया ऑल्सो, जिसमें लोगों को ये पता है कि मेरा मोबाइल भी मेरे लिए एक विटनेस है भाई, उठाया फ़ोन और वीडियो बनाया आपका। धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि आप जो करना चाह रहे हो ना इसके बहुत से स्टेप्स हैं, हो नहीं पा रहा है। और मुझे समय इतना कम लगने लगा कि मैं 60 साल की एज में रिटायर्ड होकर के जब वापस आऊँगा तब तक तो दुनिया निकल चुकी होगी। ये वो ट्रेन है जिसमें चढ़ तो गया हूँ, इसका स्टेशन जब आएगा तब तक मेरे अरमान ख़त्म हो चुके होंगे।
कह रहे हैं सिस्टम समझ नहीं आया जैसे आप समझने की आशा करके गए थे। मैं कर नहीं पाया कुछ उस सिस्टम के अंदर। सिस्टम तो चल ही रहे हैं ना, सदियों से चले आ रहे हैं। मैं उस सिस्टम में जा करके अपने आप को एक ब्रिक तो बनाया, लेकिन उस दीवार में मेरा ऐड होना और नहीं होना कुछ खास फर्क नहीं डाल पाया। और जब मेरा होना आपके साथ असर नहीं डाल रहा है तो इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, कि आप हो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, आप नहीं हो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं इम्पैक्ट क्रिएशन के लिए निकला हूँ। अगर इम्पैक्ट ही नहीं पैदा कर पा रहा हूँ तो मेरा वहाँ होना गलत था। जब ये समझ में आया कि नहीं, मेरे जाने से भी कुछ हिल नहीं जाएगा, चलते हैं यार, कुछ करते हैं जिससे इम्पैक्ट क्रिएट हो। कोई रिग्रेट भी रहा जाने के छोड़ने के बाद? नहीं, अब तक तो सबसे अच्छा पार्ट ये रहा कि जो शुरुआत में एक डर था कि यार ऐसा ना हो कल को आप इसकी वजह से लोग इस तरह देखें कि यार ये तो यूं ही घूम रहा है। लोगों ने इसके लिए जो कलेजा यूज़ हुआ ना, उसको बहुत रेस्पेक्ट दी कि यार इतने लाखों लोग मेहनत करते हैं तब जाकर के एक व्यक्ति नौकरी पाता है, इतने साल की तपस्या का फल होता है, आप उसको छोड़ के एक सेकंड में निकल ले रहे हो। उसका जो साहस प्रदर्शन था ना, वो आज तक मेरा कॉन्फिडेंस बन गया है और लोग उसे बहुत पॉजिटिव तरीके से ट्रीट करते हैं। जिस समाज का मैं हिस्सा हूँ, जिससे आप, क्योंकि सोशल मीडिया में हो तो सोसाइटी से ही डिराइव्ड हैं आप, वो आपको कैसे देख रही है, उसने जिस सार्थकता के साथ मुझे देखा यार, वो बहुत पॉजिटिव था। ठीक है सर, वो कहते हैं ना, कुछ तो वजह रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। हाँ। तो जो सरकारी नौकरी से जो आपकी बेवफाई थी, हाँ, कुछ तो घटा होगा ना सर, कि जो पसंद नहीं आया, कुछ ऐसा क्षण होगा कि आपको दुखी भी हुए होंगे, नहीं यार अब मैं नहीं कर सकता। होता है सर, अक्सर होता है यार ऑनेस्टली स्पीकिंग एक हायरार्की होती है सरकारी नौकरी में। हायरार्की को आप ऐसे समझिए, अगर आप एक पदक्रम के अनुसार है ना, तो आपको अपने सीनियर और उसके जिनको वो रिपोर्ट कर रहे हैं उनसे मिलने का एक संघर्ष देखना होता है। आपको उनसे मिलने में अपनी बात आपको पता है कि मैं पहुंचा सकता हूं, मेरी बात ज़रूरी है, ये बात बहुत कायदे की अगर अपना ली गई तो काम हो जाएगा। लेकिन जो ब्रिटिश काल की व्यवस्थाएं बना दी गई है ना, वो ऐसी हैं कि आप इस पद पर आओगे तो ही आपकी बात की वैल्यू है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को मैंने ना बहुत अंदर तक फील किया। मैंने कहा नहीं यार, ये तो ठीक है, मतलब शासन व्यवस्था को चलाए रखने में, लोक प्रशासन में ये एक व्यवस्था का पदक्रम है, होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा मॉडल भी होना चाहिए जैसे यूके ने अपना लिया। यूके को हमने देख करके हमारे संविधान में मतलब संविधान हमने यूके से प्रेरित होकर बनाया, 2/3 आज भी हम उसी को देख के फॉलो करते हैं। लेकिन वो बदलते चले गए, हम उनके दिए हुए अभी भी ओल्ड चीज़ों को ढोते चले जा रहे हैं। मैं उदाहरण के साथ समझना चाहूँगा ताकि दर्शक इस बात को थोड़ा स्पेसिफिकली समझें। स्पेसिफिकली आसान रूप से ऐसे उदाहरण समझो के कि तौर पर कोई ऐसा मैं अगर मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था या पूर्व मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था, तो उस समय पर मेरी बात को रखने में मुझे एक पदक्रम को फॉलो करना था। मुझे मेरे सीनियर से परमिशन लेनी, या मुझे विदेश घूमने जाना था तो मुझे इन सब के लिए परमिशन लेनी होती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मैं नौकरी छोड़ता हूँ तो मैं विदेश भी घूमता हूँ, तो मैं सरकार के भी बहुत नज़दीक जा पाता हूँ, मैं अपोजिशन के भी नज़दीक जा पाता हूँ। जिन लोगों से मेरे काम है मैं बहुत अच्छे से करवा पाता हूँ। ब्रेकिंग द बैरियर्स। बैरियर्स। तो मैं उस सिस्टम में सेट नहीं हो पाया, ये मेरी कमी मानते हुए मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ। लेकिन अगर कोई सलाह मांगता है कि क्या इसमें अच्छा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नवाचार के तरीके हैं ब्यूरोक्रेसी में भी। जिस तरह से प्राइवेट कंपनी में, जैसे आज आप लोग इतने बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं, अगर आप परफॉर्म अच्छा करेंगे तो आपको ऊपर वाले के रिटायर्ड होने का इंतज़ार नहीं करना है। आपका परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रहा है, आपके परफॉर्मेंस से आपको जिम्मेदारी मिल रही है। तो प्लीज़ इसे भी इंटीग्रेट कर लीजिए। और हुआ हमारे देश में, आज जो हमारे देश के अंदर जो भारतना कंपनीज चल रही हैं, गवर्नमेंट की जो PSUs चल रही हैं, उसमें इस चीज़ को भी एंटरटेन किया गया है। पर कितने हद तक ये देखने का विषय है। सर, एक सवाल था कि इस देश को सरकारी अधिकारियों की ज़्यादा ज़रूरत है या जो एक्सपर्ट हैं उनकी? दोनों की। जी। देखो, सरकारी नौकरी आपको केवल तनख्वाह नहीं देती, वो सरकारी हो आप इसका एक विश्वास देती है। सरकार के नुमाइंदे हो आपको ये विश्वास देती है, जनता को देखने का नज़रिया देती है। जनता जब आपको देख रही होती है तो वो ये मानती है कि ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे सामने, वो आपसे लड़ाई नहीं कर रहे होते। जब जनता आपको पत्थर मार रही होती है या आपसे शिकायतें कर रही होती है तो वो आपको नहीं कर रहे हैं, आपको जानते ही नहीं है। वो ये मानते हैं सरकार खड़ी है सामने। तो इसका मतलब एक्सपर्ट्स की जहाँ तक बात है, सरकार उन लोगों के थ्रू ये काम कराए। सरकारी नौकरी का मैं कतई खिलाफ नहीं हूँ, सरकारी नौकरी तो होनी चाहिए ना, सरकार का अपना एक डिपार्टमेंट होना चाहिए भाई। आज जो ये सब हम जब बोलते हैं कि हमारी कंपनी में इतने लोग काम कर रहे हैं, जरूरत किसको इस देश में? दोनों की ज़रूरत है। आप किसी एक के थ्रू नहीं चल सकते ना सर। एक्सपर्ट्स भी रखती है, आपको शायद जानकारी हो, राजस्थान में बहुत सी जो ये बिग 4 कंपनीज़ हैं, ये कंसल्टेंसी दे रही हैं सरकार को, और बढ़िया कंसल्टेंसी देती हैं, एक्सपर्ट्स के तरीके से देती हैं और बहुत काम को फैसिलिटेट करती हैं। आज केंद्र सरकार में बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं, प्राइवेट कंपनी है, एक्सपर्ट्स ओपिनियंस देती हैं। दोनों की ज़रूरत है। नौकरी के दौरान घूस की पेशकश भी हुई होगी यार, कुछ पद ऐसे हैं, अब तो बोल सकते हैं ना, भूल गए आप, अब तो ये बहुत कॉमन चीज़ है यार। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि हमारे देश के अंदर इसको ऐसा माना जाता है कि अगर
एक बहुत अच्छी मूवी है कोई न्यूटन ऐसा करके। वाकया बता दीजिए सर, थोड़ा इंटरेस्टिंग, कभी ऐसा हुआ? मतलब कैसे डाला आपको आपने रस लेने के लिए हाँ, रस, बिल्कुल बात रस। चाहिए तो बात अलग है। नहीं, आजकल रीलें कट जाती है ना। आजकल लोग कहते हैं कि भाई मुझे शॉर्ट में 60 सेकंड में आपने बता दिया, हमने निकाल लिया। 60 सेकंड का तो आंसर ये है कि यार हमारे काम कराने के तरीकों में बोतल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि साहब एक बोतल दी ये काम हो जाएगा, और वो बोतल ही है जो पूरा सिस्टम को डुलाती है, जुमा देती है। डुलाती है साहब, वो इधर से उधर घुमाती है। तो अल्टीमेटली यार मेरा विभाग ही बोतल डिलीवरी का था, मतलब बोतल की सुरक्षा कैसे हो, और एक्साइज था मेरा, आबकारी था। सेंटर एक्साइज अलग होती है, वो उत्पाद पे काम करती है, हम लोग शराब पे काम करते हैं। और शराब का काम ऐसा है ना कि आप जब भी किसी से भी मिल रहे हो और आपने किसी को बता दिया कि मैं शराब के विभाग से हूँ, वो आपका हाथ देखेगा खाली क्या हाथ लाया आप है, नहीं जा सकते। तो खाली हाथ आया क्या। और मेरे साथ आज तक दुर्भाग्य ये रहा कि मुझे शराब के विभाग में होकर के भी शराब की जानकारी नहीं है, मैंने कभी कंज्यूम नहीं की, तो अपने आप को ऐसा फील किया कि यार ये मुझे जानकारी रखना भी पाप का भागीदार बनाएगा। एक होता ना एथिक्स मेरे साथ आड़े आ रहा था बार बार। विभाग कह रहा है, बड़ा आयरनी देखिए आप, सरकार का हमेशा से एक मत होता है कि लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, ये महात्मा गांधी की थॉट प्रोसेस है। वास्तविकता में सरकार चाहती है कि शराब बिके। सरकार का राजस्व का बड़ा सोर्स है आफ्टर कंज्यूमर, ये जो अपना सेल्स टैक्स और ये टैक्स आते हैं, जीएसटी और टैक्स जो आते हैं सरकार के, जो खुद के स्टेट टैक्स हैं, उसके बाद दूसरा बड़ा राजस्व का जो स्रोत है वो शराब है। सरकार आपके सामने क्या दिखाती है कि 8 बजे बाद दुकान मत चलाना। दुकानदार से अगर आप पूछ लोगे तो वो कहेगा 8 बजे बाद अगर मैंने दुकान नहीं चलाई तो मैं मर जाऊंगा। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि शराब की दुकानें के जो शटर लगे हुए हैं ना, उन शटर के पीछे से शराब बिकती है, ये उस पूरे क्षेत्र के एसएचओ जानते हैं, हमारे आबकारी के अधिकारी जानते हैं, ऊपर के वो सारे आका आपके साथ हमेशा चिंता में रहते हैं। क्या होता है ना जी, जैसे आज मुझे पता है मेरा काम था अवैध रूप से शराब ना बिके, मेरा काम प्रिवेंशन का था कि मुझे रोकनी है, नकली शराब ना बिके, अवैध रूप से शराब ना बिके, सरकार के राजस्व की क्षति ना हो। राजस्व सरकार के लिए जरूरी है, मेरा काम है राजस्व के अंदर क्षति ना हो। अब मैं ये बता पा रहा हूं कि देखिए ये अवैध रूप से शराब बिक रही है, हमारा लाइसेंस परमिशन कहता है कि 8 बजे बाद शराब नहीं बिकनी चाहिए। आपने अगर उस दुकान पर रेड कर दी तो आपको नहीं पता है कितने बड़े बड़े आकाओं के फोन आएंगे आपके पास। तो आप कह रहे हैं कि आप अधिकारी होते हुए भी रेड करने के लिए स्वतंत्र नहीं है? नहीं है, कोई अधिकारी नहीं सरकारी है। अधिकारी आएंगे, कह देंगे भाई आपने रेड क्यों की, ऐसा ही होता आपने है। छापा क्यों मारा? अरे यार आप लोग तो रिपोर्टर हो ना, ग्राउंड में घूमते हो ना, मैं आपको राजस्थान में मेरे साथ चलो, जयपुर लेके चलता हूँ, आपको मैं दुकान बताऊंगा कि ये रही दुकान, कर लो इसका पूरा परीक्षण कर लो, मैं अभी आपको ला के देता हूँ बोतल, यहाँ पे मिलेगी, मैं कोई परिचय नहीं दूंगा, आप खुद, ये ओपन सीक्रेट है यार। और फिर बात कर रहे हो भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता है। भ्रष्टाचार के किस्से सुनना चाहते हो, आंखों के सामने रिपोर्ट्स पड़ी हैं, क्या करोगे आप? ऐसी रिपोर्ट्स 4 दिन करके देख लो, इसलिए आप छोड़ के निकल गए थे। ये आप समझो यार, मतलब दुनिया को आप एथिक्स पढ़ा रहे हो, बीइंग ए टीचर आपने पूरे समय एथिकल बातें करने की सोची, और प्रैक्टिकली आप बात क्या कर रहे हो कि हाँ साहब, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। क्यों? क्योंकि उसको पता है आपकी नस कौन सी दबानी है, उसको भी पता है कि इसका ट्रांसफर एक बार कर दिया ना, इसका पूरा घर हिल जाना है, इसकी सारी दिक्कतें हो जाएंगी। और एक गवर्नमेंट सर्वेंट ना जब स्टार्ट में जाता है ना, तो बन के जाता है सिंघम की, मैं जाकर के बिल्कुल मचा दूंगा। जब वहाँ पहुँचता है ना, तो असली सच्चाई से सामना होता है। और सच्चाई क्या है? मेरे बच्चे शहर में पढ़ लें साहब, मैं कंफर्ट की जिंदगी रह लूँ साहब, नेताजी मेरा फोन उठा लें साहब, मैं सीधी बातचीत कर लूँ साहब, ये निकल गया। वो जो हमारे दर्शक फिल्मों में देखते हैं कि हाँ। कई दफा कुछ क्रांति करने की कोशिश की जाती है, कुछ फोन आते हैं, उसके हाँ। बाद आपकी क्रांति को दबा दिया जाता हाँ। है, कहा जाता है कि आपका बच्चा 1 बजे स्कूल से आएगा, मुझे टाइम पता है। हाँ, वो जो कहानियां फिल्मों में दिखाई यार जाती है, एटलीस्ट राजस्थान में ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं और जगह की मैं बात नहीं जानता, राजस्थान में ऐसा नहीं होता। राजस्थान में क्राइम इतना भी नहीं है कि आपको डरा दिया जाए, पुलिस बहुत मजबूत है। पुलिसिंग अगेन ये बात थोड़ी फिल्मी है, लेकिन सच है कि पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। अगर पुलिस वाकई में चाह ले तो कोई भी अपराधी पर ना निकाल पाए। अब ये वाकई में चाहना जो है ना, ये पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करता है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार अगर कह देना कि इस आदमी को खत्म करना है तो वो खत्म ही है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मतलब इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और सर्वे करिएगा। एक टाइम पे लॉरेंस बिश्नोई ये पूरी तरह सुर्खियां था, आपके सोशल मीडिया फीड पे आप नाम दिखा दो, कहां है, अचानक गायब हो गया है। करिश्मा खत्म नहीं हो गया है, डर खत्म नहीं हो गया है, सोशल मीडिया मैनेज हो गया है, कीवर्ड्स हट गए हैं। आज जिस तरह से आप लोग अगर ऑब्जर्व करें कि आतंक शब्द आपने अगर टाइटल में डाल दिया, आपका वीडियो नहीं उठेगा। आपने अगर लाइव एक्सीडेंट दिखा दिया, वीडियो को साइडलाइन कर दिया जाएगा। नहीं, पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस में सरकार चाहे जो कर सकती है यार। जब वो व्यक्ति उठ रहा था तो सरकार पर आक्षेप आ रहे थे बराबर, केंद्र सरकार पर, कि केंद्र सरकार की शय से ये आदमी उठ रहा है। सरकार ने सोचा कि यार ये उठ कौन से कोने से आ रहा है, बोले यार ये सोशल मीडिया से उठ के आ रहा है।
बस एक कीवर्ड ही तो डालना था कि भाई सुनो ये कीवर्ड डाल देना इसमें, वो खत्म हो गया। तो यार सरकार चाहे जो कर सकती है। मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र में सरकार के पास जो पावर है नेक्स्ट लेवल है, और सरकार में पुलिस जो है ना वो उसके शासन का तरीका है, और पुलिसिंग अगर सही से हो जाए। जब आपने लॉरेंस का जिक्र कर ही दिया तो लॉरेंस के बारे में एक बहुत बड़ा तबका है जो उसे हीरो भी मानता है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई हीरो हैं, हमारे रिपोर्टर हैं आनंद तिवारी, उनसे जब भी चर्चा होती है तो अक्सर बताते हैं, कहते हैं कि जेल में मैं उनसे मिला भी हूँ, तरह की बातें बताते हैं कि लंगोटधारी हैं, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो हिंदुस्तान में एक अगर हम कहें कि किसी क्रिमिनल को देवता मानना, भगवान मानना, सही दिशा में जा रहे हैं हम? यार एक चीज मैं आपको दूसरे एंगल पे लेके चलता हूँ। आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, लेकिन जवाब मैं एक और क्वेश्चन से दूंगा। मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दो। जनता को लॉरेंस की जरूरत क्यों पड़ी? उसमें हीरो ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या शहर का एसपी नपुंसक हो गया? क्या राज्य सरकारों ने चूड़ियां पहन ली? जिनसे अपेक्षा थी कि ये काम करेंगे वो क्यों नहीं कर पाए? उसने क्या किया? उसको लग रहा है कि ये न्याय है, न्याय ऑन द स्पॉट। न्याय क्या है? इसकी बहन के साथ गलत हुआ या इसके भाई के साथ गलत हुआ, अपराध इसने किया है, मैं न्याय दे रहा हूं। फिल्में भरी पड़ी हैं, पूरा बॉलीवुड इस पर टिका हुआ है। जो अभिनेता है वो न्याय दे रहा है। अभिनेता के पास और कुछ ताकत नहीं है। वो एक बात बताइए ना, इतना कानून अपन बतियाते हैं, कौन सी फिल्म के अंदर अभिनेता द्वारा जो उसको मारा जाता है विलन को, कौन सा कानून की धारा के तहत मार पाओगे आप? आप मेरे हाथ से जबरदस्ती ये नहीं छीन सकते जनाब, आप मेरे टच नहीं कर सकते। लेकिन फिल्म के अंदर जब वो डिशुम कर रहा होता है ना तो आपको फील आ रही है। तो कानून तो खुलेआम टूटता देख रहे हो जनाब आप, और उस पर तालियां बजा रहे हो, कह रहे हो सेंसर बोर्ड। काहे का सेंसर है ये? अगर वाकई में आपको सेंसर करना है ना तो जनाब ये तो मार धाड़ भी गलत है। आप जो कह रहे हो कि प्रेमिका को भगा के ले गया, ये कर दिया, मार दिया, पीट दिया, अरे कुछ नहीं कर सकते आप। किसी की प्रॉपर्टी में अवैध रूप से घुस नहीं सकते। हीरो तो जाता है साड़ से गेट तोड़ता है सीधा। वो कौन सी मूवी है जिसके अंदर अक्षय कुमार आता है, गाड़ी उल्टी ले जा करके खिलाड़ी बन करके घुसता है वो? नहीं 786 थोड़ी है यार, वो कुछ और है। जिसमें फिल्म मतलब नकली वो पुलिस का रोल भी करता है, वो उल्टी गाड़ी घुसा देता है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा है साथ में, पता नहीं कौन सी है। हाँ, राउडी राठौड़। आप मुझे बताइए कौन सा कानून कहता है सब कि आप किसी के घर, अगेन गलत 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 पिक्चर में आपने हीरो बनाया है। लेकिन सर अपराधियों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है ना, गलत 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 गलत। अरे नहीं यार, देश में एक तबका ये मानता है कि जब फिल्में दिखाती हैं वो समाज है। आप अपेक्षाएं क्या सेट कर दे रहे हो? जो मेरे साथ हुआ, सरकारी नौकरी क्यों भेज रहे हो आप मुझे? क्या दिखा के भेज रहे हो? सरकार में तो बहुत अच्छा है, रुतबा है, पावर है, और क्या मिल रहा है वहां पे? एग्जैक्टली है। फिल्म में आप क्या हीरो को स्टैंडर्डाइज कर रहे हो? फिल्म में हीरो ये होता है। हीरो के रूप में कौन हीरो दिख रहा है आपको, मुझे बताइए ना। जब हीरो दिख नहीं रहा है तो अपराधियों को तो वो दिख गया ना, फील्ड है भाई, ये स्कोप है कि ये कोई नहीं कर रहा है तो ये करो। तो बात लॉरेंस की नहीं है सर, बात अपेक्षा वर्सेस रियलिटी की है। उसको वो तरीका शॉर्टकट लगा, एग्जीक्यूट हो गया। आज न्यायपालिका में इतने केस लंबित हैं, न्याय में देरी अन्याय से कम नहीं है, पढ़ते आए हैं। कितने केसों को न्याय मिल गया सर? हम अपनी आंखों के सामने अन्याय होते देख रहे हैं। वहीं एक आदमी उठता है, वो तुरंत न्याय दे देता है, हीरो बनेगा ना यार। फिर उसके बाद अपराध की राह पे चला भी जाता है वो। अपराध आपकी श्रेणी में अगेन 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 फिर से समझिए क्यों ग्लोरीफाई हो रहा है? क्योंकि किसी के लिए उसने न्याय कर दिया है। सरकार हमसे क्या कहती है? कानून अपने हाथ में मत लो। उसने ले लिया क्योंकि तुम लेट कर रहे हो। कानून तो तुमने भी अपने हाथ में ले रखा है, लेट करके अन्याय की धारा में तुम भी आते हो, पर तुम्हारे ऊपर कोई भी लिटिगेशन नहीं चलाएगा। कितने जजों के ऊपर या कितने हमारे प्रशासन के ऊपर केस चल गए इस बात के लिए कि फाइल लेट हो गई। तो जनता ने न्याय होता देख लिया अपराध में। अपराध इसी का ही संरक्षण पाता है, और फिर वो करता है कि देखो बेटा कुछ का तो मैं हीरो बन गया। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 51% भी अगर मेरे साथ है ना तो 49% पे तो मैं राठौड़ी कर लूंगा। कातिल को जमानत मिली, मानो कत्ल की फिर इजाजत मिली, लगातार वो करता है। ट्रू, 49% पर राज करना है 51 के साथ, ये लोकतंत्र की ताकत नहीं, कमजोरी है। और हम 2025 में बैठे हैं। ये सारे एग्जांपल अगर हम उठाकर देखें तो 80s 90s से चले आ रहे हैं तमाम गैंगस्टर, फिर आगे चलकर वो एमपी बने, उसके बाद उन्होंने ऑपरेट किया वहां पर। लॉरेंस भी हम कह रहे हैं उसी दिशा में जा रहे हैं। मैं आपसे केवल बोल रहा हूं कि 51% का खेल है ना सर, बहुमत का खेल है ना। लोकतंत्र और भीड़तंत्र की जो बहस है ना, उसमें एक बड़ी बहस है ये कि किसके साथ कौन है। अपराधियों को जब आप एप्रिशिएट करने लगेंगे, अपराध को आपने डिग्निफाई कर दिया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने एक अलग राह पकड़ ली। एक बहुत अच्छी फिल्म है अपहरण करके नाम से है, अगर मैं सही हूँ, अपहरण। उसमें क्यों वो व्यक्ति जो एसआई की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, सब इंस्पेक्टर बन गया था, भ्रष्टाचार के कारण नहीं बन पाया, अचानक वो अपराधी बन जाता है और उसको फिर अपनी राठौड़ी दिखने लगती है कि अब तो मैं नेता भी बनूंगा। तो यार ये
बड़ी बहस है, और इस बहस को अगर वाकई में दूर करना है ना, तो लोकतंत्र की आधारभूत संरचना में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मेरी नज़र में, सबके लिए अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, मेरी नज़र में है इक्वालिटी। लोकतंत्र अगर अच्छे से चाहते हो तो इक्वालिटी ले आओ। इक्वालिटी आएगी तो जनता लोकतांत्रिक मूल्यों को समझना शुरू करेगी। आपकी बात का वजन और आपके एम्प्लॉय का वजन बराबर होने लगेगा। आज इस कंपनी के जो ऑनर होंगे और आप एम्प्लॉय जो हैं, अगर आपसे दोनों का से पूछा जाए कंपनी के भविष्य के बारे में, तो आपको वो तवज्जो नहीं मिलेगी जो बॉस को मिलेगी। लेकिन इस देश के बारे में पूछा जाए तो आपके बॉस का वजन और आपके बात का वजन सेम रहेगा। यानी कि कहीं तो आधारभूत रूप से गड़बड़ हो रही है। देश बड़ा या कंपनी बड़ी, तो समझ में आता है कि कंपनी के इतिहास में तो कंपनी बड़ी। किस दिशा में देश जा रहा है फिर, अगर हम ये देखें देश की जनता की बात करें, किस दिशा सर में हम शिक्षा बढ़ रहे हैं? इसीलिए अपनाई गई। शिक्षा का करेक्टर डाला ही क्यों गया? ताकि शिक्षित युवा समानता की बात को समझेगा। और आज आप देखिए जेनजीज जिनको वर्ड हम यूज कर रहे हैं, वो है क्या व्यक्ति? वो बोल पा रहा है, उसको रिएक्ट करना आ चुका है, वो अपडेट हो चुका है, वो बोल चुका है भाई साहब ये गलत हो रहा है। उसे पता है कि इसके रिपरकशंस होंगे, उसे ये भी पता है कि कल को मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन आज आप भी अगर ऑफिस कल्चर को उठाकर देखेंगे तो जब एकदम यूथ आपके यहाँ पर आता है ना, बॉस का एटीट्यूड उसके लिए बदल चुका है। उसको लगता है भाई इससे 9 to 5 के अलावा 1 मिनट भी बोल दिया तो रेजिग्नेशन जेब में लिए घूम रहा है कि ये पकड़ो और कुछ कर लेंगे। उसकी जो एस्पिरेशंस है ना, बस यही सरकारी प्रयास था। देश में तमाम प्रयासों में जो सबसे बेहतरीन प्रयास है वो शिक्षा का ही है, जिस शिक्षा ने लोगों को ये समझ दी कि मेरे अधिकार क्या हैं। और जब व्यक्ति अधिकारों की बात करने लगता है ना, तो फिर काम छोटे बड़े नहीं रह जाते, व्यक्ति हो जाता है। देश के अंदर ये भी होता है कि जो सरकारी नौकरी है, 50-100 सरकारी नौकरी, उसके लिए युवा, हजारों युवा सड़क पर आ जाते हैं, आंदोलन हो जाते हैं। लेकिन कभी देश का युवा एआई बनाने के लिए, कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाता है कि बिजनेस के बारे में कि हम कुछ डेवलप करें। तो ये कहाँ कमी रह जाती है? क्योंकि चाहे आप कहीं भी देखें तो वो एक नौकरी की तलाश में रहता है कुछ। इसको हम ऐसे कहें, एक्सपोजर है ना सर। जी। जैसे आज आपसे मैं आपकी बातें करूं, हम लोग जो भी हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है, हम ये एक दूसरे की बातें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने ही उदाहरण से समझ पाएँ। जैसे मेरा एक्सपोजर क्या रहा, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे दादा टीचर, मेरे पापा टीचर, मेरे ताऊजी टीचर, सबके अपने अपने स्तर थे। कोई डीन लेवल तक चला गया, कोई प्रोफेसर चला गया, कोई प्रिंसिपल चला गया, सब अपने अपने थे तो टीचर ना मूल रूप से। मेरा एक्सपोजर कहाँ रहा? एक ऐसी कम्युनिटी में जहाँ पे टीचर्स थे। अपन जैन कम्युनिटी में चलते हैं। जैन कम्युनिटी में एक्सपोजर किस बात का है? बिजनेस का। पूरी तरह से वो बिजनेस कम्युनिटी बन चुकी है। उनको पता है कि बच्चे को यही कराना है, नौकरी की तरफ नहीं लेकर जाना। जनरेशनल वेल्थ। हाँ, मतलब सब ने अपनी अपनी वैल्यूज़ बना ली। अब इसी बात को अगर आप समझते हैं, हम नेपोटिज्म की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर समाज का एक वर्ग ऐसा बन जाए, गुजरात का उदाहरण लेते हैं। गुजरात में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर नौकरी का क्रेज ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वहाँ पे युवा नहीं रहता क्या? रहता है। दिक्कत क्या आ रही है कि एक्सपोजर कैसा है? एक्सपोजर कहाँ से आता है? सोशल वैल्यूज़ से आता है। सोशल वैल्यूज़ किसकी हों? मैंने जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे गांव में बुलाकर मुझे साफा पहनाया गया और सब पूरी 1500 की भीड़ थी, समाज के लोग थे, गणमान्य लोग थे कि बेटा वाह। मैंने उन सबसे हाथ जोड़ के कहा, मौज कर दी। मैं हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा साहब आप जिसके लिए मुझे ये पहना रहे हो ना, इसमें मेरा बहुत नुकसान हो गया। बोले कैसे नुकसान हो गया? मैंने कहा मैं इतने पैसे कमाता था और आज मैं इतने से पैसे पे आ गया कि मैं जितना जेब में रख के भूल जाता था। अरे बोले बेटा नहीं, तुम समाज में अब गणमान्य व्यक्तियों में शामिल हो जाओगे, लोग तुम्हें इज्जत देंगे। मैंने कहा लोग आप ही हैं। जिस दिन ये बात समझेंगे आप कि समाज में वैल्यू किसे देनी है, बच्चों का मोटिवेशन बदल जाएगा। हमने फिर ये तय किया। किस हद तक आप समझा पाए? मैं ये समझना चाहता हूं। बहुत जो सही, आप लोगों बहुत की सही, बात बहुत कर सही, रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही। नौकरी आपने ज्वाइन की, वो साफा पहनाया, जब नौकरी छोड़ी तो उसके बाद भी रिएक्शंस आए होंगे। बिल्कुल ना, आए। क्या कर रहे हो? अब मेरा वो समाज ये समझ चुका है। मिला अभी मेरा पिछले महीने मेरे घर में एक फंक्शन कंप्लीट हुआ है, खूब सारे साफे आए। मैं ये समझाने में कामयाब हो पाया। मैंने कहा कि आप जिस पद को सम्मान दे रहे हो दो इसको, इसके मना नहीं है, वो भी काबिल व्यक्ति है। लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजन में जिस टेंट वाले ने अपने 10 आदमी लगा रखे हैं, जिस टेंट वाले ने पूरी महफिल बना रखी है ना, आप उसको भी वैल्यू दे दो यार। उसने भी तो काम किया है 10 आदमियों को रोजगार देने का। क्या वो समाज का अंग नहीं है? यहां पर जब हम लोग बैठे हैं आज इस समय भी 10 लोग तो कम से कम एंगेज होंगे ना इस पूरे प्रोसेस में। इन 10 लोगों की टीम चलने वाले का सम्मान कौन करेगा? वर्क का सम्मान जब होने लगेगा, सामाजिक मूल्य है ये। जब काम की इज्जत होने लगती है तो व्यक्ति की इज्जत होने लगती है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन अब चलिए हम एक आरएस अंकित अवस्थी से अब सर अंकित पर आते हैं। हाँ, उन पे चर्चा करते हैं। पहले तो बताएं क्या रूटीन रहता है आज की तारीख में? अगर हम देखें वो एक हेक्टिक रूटीन से आप निकल कर आए। हाँ।
ज़्यादा फ्री महसूस करते हैं? क्या रहता है सुबह से शाम तक अगर डिस्कशन करें तो? यार मैं एक बहुत अच्छी पंच लाइन है जो यूज़ करता हूँ खुद के लिए। आपने हेक्टिक वर्ड यूज़ किया, इसको हिंदी में कहते हैं व्यस्तताओं में लोग शामिल करते हैं हेक्टिक को, और मैं कहता हूँ कि व्यस्त इस जीवन में कोई नहीं है, व्यस्त की जगह वो अस्त व्यस्त है। अब इसका क्या सेंस है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। मेरा अगर प्रबंधन बेकार है ना, तो मैं फिर अस्त व्यस्त ही प्रतीत होऊंगा, और मैं आपको आंसर हमेशा यही दूंगा कि मैं व्यस्त हूँ। हर्षित जी ने मुझे बुलाया, मैंने कहा कि इस दिन हम मिलेंगे। इन्होंने बुलाया, उससे पहले मैं टाइम पर कॉल करके इनके पास खड़ा था। हर्षित जी ट्रू? जी बिल्कुल। घड़ी मैच करेंगे तो 1 मिनट पहले था मैं, जबकि मेरी दिन भर की व्यस्तताएं मुझे पता थी, मुझे यहाँ से जाने के बाद का भी काम पता है। तो प्रबंधन अगर उचित है ना, तो हेक्टिक चीज़ें शब्द गलत हो जाता है। तो रही बात इसकी कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। पहले मैं अस्त व्यस्त था, क्यों? क्योंकि मेरे समय का प्रबंधन कोई और कर रहा था। अब मैं अस्त व्यस्त की जगह व्यस्त हूँ और अपने काम को अपने हिसाब से प्रबंधित करता हूँ, इसलिए खुश हूँ। क्या बात है। सर आपने जेनजी की बात करी, चाहे नेपाल से जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मोरक्को में हुआ, फिलीपींस में हुआ, मेडागास्कर हुआ, तो दुनिया के तमाम देशों के अंदर आप एक्सपर्ट भी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, मतलब सोशल मीडिया पर तो स्टूडेंट हो गए। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। विदेशी मामलों के जानकार अंकित सर, ठीक तो है। थोड़ा विदेशी मामलों पे आ जाते हैं। हाँ। तो जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, बहुत से कहते हैं कि इसके पीछे डीप स्टेट भी है, तो आप एक बार डीप स्टेट हाँ, और हाँ। जेनजी प्रोटेस्ट को समझा दीजिए कि क्या हाँ, कितना ऑडियंस अंतर के है। हिसाब से हम जेनजीज भी समझा देते हैं और हम डीप स्टेट भी समझा देते हैं। देखिए, डीप स्टेट कहा जाता है सरकार से इतर वो लोग जो सरकार चलाते हैं, ठीक है। उसे डीप स्टेट कहा जाता है। मतलब स्टेट का मतलब होता है सरकार। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था या संविधान की भाषा में स्टेट शब्द जो यूज़ किया गया है वो सरकार के लिए किया गया, राज्यों के लिए नहीं किया गया है। पहले ये समझिएगा। जब हम अपनी इंडियन पॉलिटी की मतलब संविधान की पुस्तक उठाएंगे, उसमें हर जगह स्टेट शब्द है, स्टेट वर्सेस ये, स्टेट के लिए ये, टू दी स्टेट, फॉर दी स्टेट, ये सब चीज़ें। तो सरकार तो हो गई वो जो शासन में है। एक शब्द है डीप स्टेट। अब ये क्या है? जब सरकार के भीतर से, यानी कि एक ऐसी सरकार जो आपको दिख नहीं रही है लेकिन चला रही है। सरकार में आप टारगेट कर पाते हो कि मोदी जी ने ये गलत कर दिया, आगे रक्षा मंत्री ने ये गलत कर दिया। डीप स्टेट में आप टारगेट ही नहीं कर पाते। तो फिर वो लोग कौन होते हैं? वो लोग वो होते हैं जिनके स्टेक बड़े हैं। वो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट भी हो सकते हैं, वो बड़ी बड़ी गुप्तचर एजेंसीज हो सकती हैं, वो पॉलिसी मेकर्स हो सकते हैं, वो देश के लिए डिसाइड करने वाले पोलित ब्यूरो के सदस्य जैसे लोग हो सकते हैं, जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन प्लान कर रहे हैं। क्या वो इल्यूमिनाटी होते हैं? नहीं। आज हमारे देश में हम जानते किन्हें हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं। लेकिन क्या पब्लिक फिगर्स ही काम करते हैं क्या दिन भर? नहीं साहब, वो एग्जीक्यूशन के लिए किसी और को छोड़ के आए। वो जो व्यक्ति है ना, जो थॉट दिया था उनके दिमाग में, अगर उसका नेक्सस इतना भारी हो जाए कि वो इन्हें चलाने लगे कि सर ये फैसला लेना है, दैट इज डीप स्टेट। ये कंसेप्ट अमेरिका से आया। अमेरिका ने समय के साथ ये पाया कि हमें यूएसएसआर से बड़ी चुनौती है, सोवियत रूस से बड़ी चुनौती है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कि हमारी थॉट प्रोसेस में साम्यवाद अटकेगा, साम्यवाद पूंजीवाद के खिलाफ जा रहा है, तो हमें इसको रोकना होगा। तो कुछ ऐसे लोगों को ताकत और दे दी गई जो गुप्तचर से एजेंसी से जुड़े हुए थे कि तुमको जो ठीक लगे करो, तुम्हारे ऊपर एथिक्स और कानून लागू नहीं होगा। अगर तुम्हें सामने वाले को तोड़ने के लिए सेक्सटॉर्शन का यूज़ करना है, करो, हम तुमसे एथिक्स का उपयोग नहीं लेंगे। तुम्हें सामने वाले को तोड़ने के लिए मारना है, पीटना है, गोली मार देनी है, दूसरे देश का प्रधानमंत्री मार देना है, या फिर बीटेड हमारे देश का जो भावा थे, मतलब हमारे देश के जो परमाणु वैज्ञानिक थे, उनको भी मार देना है, मार दो यार। देश चलाना है, तुम्हारी थॉट चलानी है, तुम्हारे ऊपर नियम, तुम नियम से परे हो। इस तरह से डीप स्टेट की संकल्पना रखी गई। क्या वो सक्सेसफुल है? आंसर है हाँ। आज अमेरिका अपनी बात किसी भी तरीके से मना ही लेता है। चाहे आप शेख हसीना की बात कर रहे हो, चाहे पाकिस्तान की बात कर रहे हो, वो बात मना ले जाता है, सरकारें पलट देता है साहब। डीप स्टेट में सब तरीके शामिल हैं, व्यवसायी भी शामिल होते हैं, सरकार के तरीके हैं वो कि इन व्यवसायी के माध्यम से इतना पैसा वहाँ पहुँचाना है, तरीके हैं, वो सारा काम हुआ सरकार वाला। तो पहला तो पार्ट हुआ डीप स्टेट होता है क्या? आंसर है बिल्कुल होता है। ये काम, इसके चेहरे क्या हैं, ये किसके थ्रू आता है? ये आ सकता है राजनेता के रूप में, यह आ सकता है लीडर्स के रूप में, यह आ सकता है व्यवसायी के रूप में, यह आ सकता है बड़े अधिकारियों के रूप में। हम भारत पर ना चल के विदेशों से अगर निकालें, तो जब बाइडेन थे उस समय डोनाल्ड लू वो राजनेता थे जो कि लोगों को ब्रेन वॉश करने आते थे कि बाइडेन साहब का ये सलाम है, मतलब आपको संदेश है, ये मानना होगा। लेकिन जब बात पैसे की आती थी तो सोरोस आता था, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो फंडर है टेक्निकली, जो इस तरह के काम कराने के लिए बना है, वो सोरोस है कि चलो भाई इस बात को पहुंचाना है, पैसा वहाँ से आ रहा है, बात यहाँ से आ रही है, ये करना है, एग्जीक्यूट हो गया।
आज हम बैठ करके थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, एक छोटे से काम को करने में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कहते हैं ना कि हमारा एडवर्टाइजर बंद हो जाए तो धंधा कैसे चले यार। एग्जैक्टली ऐसे ही सोचो कि एक पॉलिटिकल आंदोलन होना है। आप समझिए, मुझे 1 लाख लोगों को एक जगह इकट्ठा करना है, क्या वो एक आह्वान पर इकट्ठे हो जाएंगे? आंसर है नहीं साहब। मुझे उनको प्रॉपर एक फॉलोअप देना होगा, मुझे उनको रास्ते बताने होंगे, जगह बतानी होगी, उन्हें ये देना होगा कि तुम्हारा पूरा दिन खपेगा तो मैं कम से कम खाना तो खिलाऊंगा। लाख लोगों के 2 टाइम का खाना खिलाना भी सर 500 रुपये पर हेड के हिसाब से अगर निकालते हो तो नंबर ऊपर जाता है। 500 लाख, इतना पैसा आएगा कहाँ से? राष्ट्र को अगर आपातकाल आ रखा हो, दिक्कतें आ रखी हो कि अंग्रेज भगाने, तो चलो सोनो मोटो आह्वान आ गया, लेकिन आपको एक आंदोलन पैदा करना है, बिना पैसे के नहीं होता सर। आपको पैसा चाहिए, चाहे कारण सही हो। पैसा आपको लोग मिलके दे सकते हैं। जैसे बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने नवाचार किया कि ठीक है हम जनता के चंदे से आगे चलेंगे, लेकिन चंदा आया क्यों? पैसे के बिना आंदोलन नहीं हो रहा है। लेकिन जनता की अपेक्षा क्या है? पैसे अगर तुम मांग लिए तो तुम बेकार आदमी हो। अमेरिका में ये खुला है। अमेरिकी राष्ट्रपति बोलता है कि भाई तेल कंपनियों ने $1 बिलियन दिए, एलन मस्क ने हमें 800 मिलियन डॉलर दिए, खुला है। अब चूंकि उन्होंने दिए थे तो भारत से कहेंगे कि रूस से तेल ना खरीदे, क्योंकि पैसा हमें तेल कंपनियों ने दिया है, तुम हमसे खरीदो। ट्रम्प बोल रहे हैं कि देखो कामयाब हो गया हूं, मैं रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, अब हमारी तेल कंपनियां माल बेचेंगी। ओपन है, वहाँ हिपोक्रेसी नहीं है। बट मैं थोड़ा सा इसको पीछे भी लेके जाऊंगा। हिंदुस्तान की हम बात कर लेंगे, हमने जरूर अलग अलग कंट्रीज का जिक्र कर लिया। डीप स्टेट की आप बात कर रहे हैं, एक चर्चा ये भी चली कि भाई जेनजीज अब जो है सरकार बदलने का काम करेंगे। हमने कई कंट्रीज के उदाहरण देख लिए। हिंदुस्तान की जब वहाँ पर बात आई कि भाई जेनजीज का सबसे बड़ा नंबर, तो हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान का युवा बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में है, तो क्या इंडिया भी उसी तरफ बढ़, ये सवाल आया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक और क्वेश्चन के आंसर में एक लाइन बोली थी कि जैन जी क्या है। मैंने आपसे बोला था जिसको पता चल गया कि मेरे राइट क्या है, ठीक है, वो जो रिएक्टिव है, वो जो जानता है कि मेरा राइट ये है तो मुझे इस पर रिएक्शन देना है, वो जैन जी है। ठीक है, आसान भाषा में ये समझ लो। बाकी उम्र के हिसाब से बांट रखा है कि इस समय से इस समय के बीच में पैदा हुआ हो। हम ये मानते हैं कि जब हम भी छोटे थे तो हमें हर समय ये लगता था मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। उम्र बढ़ती चली गई, हमारे ऑप्शंस कम होते चले गए, हमारे अंदर का डर बढ़ता चला गया। तो एक युवा जो कि अवेयर हो चुका है, अपडेटेड हो चुका है, दैट इज जैन जी नाउ ए डेज। स्पोकन है। लेकिन सर आप तो कर रहे हैं ना, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, मैं मेरा छोटा सा गाँव है, मैं उसको बड़ा कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो अब बात ये आप घुमा के मेरे ऊपर ले। अगर आप मुझे जैन जी कहते हो मैं तो फील करूंगा, अच्छा फील करूंगा। मैं वही वाली बात है, जैसे राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी युवा फील करते हैं, मैं तो जैन जी समझ के फील ही करूंगा कि यार बहुत बढ़िया किया यार, थैंक यू। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जैन जी को अगर राइट पता चल गए तो वो अच्छी बात है कि वो आंदोलन करेगा और अपने लिए आवाज़ उठाएगा। वो कभी गलत नहीं होता ना यार। अब बात ये आती है कि सब गलत क्यों नहीं हो सकता। देखिए बांग्लादेश में उसने सरकार बना ली, नेपाल में सरकार बदल दी, इसका मतलब कहीं तो आपने स्पेस छोड़ रखा था। कुछ तो ऐसा था ना जहाँ से वो सफोकेट हुआ, कुछ तो ऐसा था ना कि आपने नहीं सुना, चाहे उसके एग्ज़ाम की दिक्कतें हों, चाहे उसके रोज़गार की दिक्कतें हों, चाहे एआई को लेकर अवेयरनेस की कमी हो, जो भी चीज़ें थी, उसको जब लगने लगा कि मैं सफोकेट हो रहा हूँ, फिर तो चिंगारी ही काम कर जाएगी कि ले भाई जा और फेंक। तो वो काम करने के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, जैन जी नहीं है। मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ, जिसकी भी थी। नेपाल की सरकार थी, हम जानते हैं कि 10 साल के इतिहास में उनके 8 बार तो पीएम बदल गए नेपालियों के, तो कोई नया काम थोड़ी हो गया। बात शेख हसीना की भी होती है, तो शेख हसीना अगर कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ ली होती, प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाकर मार देना उनके लिए भी तो वो कर गया ना यार, बैकफायर कर गया। तो कम से कम आपको ये समझना पड़ेगा कि जनता मूर्ख नहीं है। सरकारें जब तक ये अवेयर रहेंगी कि हाँ ये लोग मूर्ख नहीं है, सरकार अच्छे से चलेंगी। आप अकाउंटेबल हो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। कुछ समय के लिए जनता आपके ऊपर से नज़र हटाती है ये मानते हुए, जैसे पिताजी आपको साइकिल देकर कहते थे कि जा बेटा साइकिल चला, इसका मतलब ये नहीं था कि वो आपको चलती साइकिल में देखकर गिर गए तो वो आएंगे नहीं उठाने, लेकिन जब शुरुआत थी तब उन्होंने यूँ पकड़ के आपको चलाया, हल्का सा हाथ हटाया ताकि आप लुढ़कते रहो। बाद में चलता देख के खुश हुए कि ये चलता जा रहा है, लेकिन गिर गए तो आएंगे तो सही ना सर। सरकार के असली मालिक तो जनता ही है ना सर। जनता ने देख लिया कि सरकार सही चल रही है, चलने देंगे। चल रही, हमने थोड़ा ढीला छोड़ रखा, करते रहो अपने हिसाब से, हम अपने कामों में बिजी हैं। पिताजी ने यही किया ना। लेकिन जब लगा कि अरे बच्चा गिर गया, इसको तो कुछ और करने भेजे थे, तो सुट्टे की दुकान पे चला गया। आज अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखें, इंडिया की पोजीशन क्या नजर आती है आपको? मैं रिवर्स बोलता हूँ, 1.5 साल से 1 साल से हम लोग एक बात तो समझ पा रहे हैं कि मोदी जी और ट्रंप की नहीं बन रही है। ये तो अब मतलब ओपन सीक्रेट हो गया। 6 महीने तो मतलब ट्रंप ने कहा कि मैं आने वाला हूँ भारत, अभी वो मतलब वो कुछ भी बोले। मैं एक बार के लिए हम ये करें कि इसको जनरलाइज करें कि ठीक है नहीं बन रही है। दूसरा, ये सब जानते हैं कि देश में प्रधानमंत्री के पास में वो नंबर भी नहीं है जो पहले की सरकारों में था। ये भी जानते हैं कि पड़ोस में सरकारें बदल चुकी हैं। आप उसके बाद भी अगर सरवाइव कर जा रहे हो,
कुछ तो स्ट्रेंथ है आपके पास भी। मैं रिवर्स में ले गया, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में है। जब आपको पता है कि सब कुछ मेरे खिलाफ है, वो हर दिन वो आदमी जिसके मेमोरी लॉस के लक्षण दिखाई देने लगे हैं ट्रंप के, पहले 5 विमान गिराता है आपके, फिर बताता है 6 गिरे हैं आपके, अब बताता है 7, अभी कल परसों बोला 8 गिरे। और मुझे लगता है कि वो अपने आखिरी टेन्योर में जब होगा तो 18 भी होंगे, क्योंकि महीने के हिसाब से वो एक विमान ऐड कर देता है। यही तो अब तो आप रिसर्च का पार्ट है, आप देखिएगा 5, 6, 7, 8 पे पहुंच गया है वो, 8 पर पहुंच गया है। उस आदमी ने जो भारत के अंदर, भारत में राष्ट्रभक्ति है ना, देशभक्ति है हमारे अंदर, सेना के प्रति हमारे अंदर समर्पण है, राष्ट्रवाद है हमारे। पाकिस्तान को हम पत्थर मार के गायब कर सकते हैं कि हिमालय सरका दिया पीछे, एक नया हिमालय बना दिया, मार दिया साले को। अब ऐसे में अगर आप वो सरकार चला पा रहे हो भाई साहब, इसका मतलब है कि कुछ सरकार में कंटेंट है। वो अगर चल पा रही है इसका मतलब कुछ उसने अच्छा कर रखा है। स्पेशली फॉरेन पॉलिसी। सर देखिए, केवल फॉरेन पॉलिसी सरकार नहीं चलती है। मैं आपको केवल ये बताऊं कि सर हम अमेरिका से कैसे अच्छे हैं, नहीं भाई। आपको जीएसटी में रिफॉर्म लाने होंगे। देश ने बम्पर खरीदारी की है, 4.5 लाख करोड़ का पिछली बार हमने खरीदारी की थी, इस बार 6.25 लाख करोड़ की खरीदारी की है। देश इन्वॉल्व हो रहा है ना, पॉलिसी के अंदर टैक्सेशन में रिलीफ दिया ना आपने। आपको समझ में आया कि रुको, मोटिवेशन तो मैं यहाँ से भी ला सकता हूँ। जिस दिन इसके घर में नई गाड़ी आएगी, नए कपड़े आएंगे, उस दिन तो ये देश मेरा वैसे ही खुशियाँ मनाएगा। आपने उसके टैरिफ का तोड़ आपने खुद से दे दिया कि चलो कम से कम यूटिलिटेरियनिज्म बढ़ जाए, भले ही रेवेन्यू ना बढ़े, स्टॉक्स तो हाई जाएंगे हमारे। आज बाजार में ट्रंप इफेक्ट के बावजूद मार्केट फिर से 85,000 टच कर गया। इसका मतलब क्या भाई, पिछली बार जब ट्रंप के टैरिफ आए थे आप 72,000 टच कर गए थे बीएसई में। अब आकर आप उसके टैरिफ के 50% टैरिफ भुगतते हुए आप अगर 85 पे पहुंच के खड़े हो रहे हो, कुछ तो किया होगा। हवा में तो नहीं चल रही है, आपको पूरी तरफ माहौल तो नेगेटिव सुनने को मिल रहा है। कंपनियां परफॉर्म कैसे कर रही हैं आपके ट्रस्ट पे? स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हो तभी तो ऊपर चल रहा है। स्टॉक ऊपर कैसे चल रहा है? आपसे शॉपिंग कर रहे हो। शॉपिंग क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि सरकार ने टैक्स कम किया है, और जब सरकार ने टैक्स कम किया है तो क्या हो रहा है? रिजल्ट हम देख रहे हैं। सर आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की है। 4 दिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर युद्ध खत्म हो गया। रशिया यूक्रेन का वॉर अभी तक चल रहा है, लगभग 2 साल के ऊपर होने आए। तो आप ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं सर आपने, कि 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को बैकफुट पे लाके ठीक है कर दिया हमने जो करना था? ट्रंप कितना ही पागल आदमी हो, उसकी एक बात की समझ की तारीफ आपको करनी होगी। पहला, वो हिपोक्रेटिक नहीं बनना चाहता। वो है आउट स्पोकन आदमी है, बोल देता है, ये है। मतलब वो वाली बात है कि अगर आप उससे कहो कान में जाकर कि ट्रंप भाई साहब सुनो यार, बात ऐसी है कि अपने घर में दिक्कत चल रही है, बच्ची का ससुराल जो है थोड़ा तंग कर रहा है। वो हो सकता है आपसे बात निकलते सुनो बात पता चली कि उनके घर में, बच्चे के घर में ससुराल में दिक्कत चल रही है। वो आदमी है। तो उसके बाद वो एक्स पे पोस्ट कर देते हैं कि वो युद्ध मैंने रुकवाया। नहीं, उसका भी एक अरे यार आप लोगों ना उसका वो डिकोड नहीं किए। जैसे आप समझाते हो ना सर, आप बिल्कुल आप हमको देख के सर एकदम उसी स्टाइल में समझो सर। इसको आप डिकोड नहीं किया, उसको डिकोड करते हैं। देखिए कहानी क्या है, ट्रंप कहानी क्या है। ट्रंप की कहानी ये है, अभी क्या मैं इजराइल गया था 2 महीने पहले, इजराइल की यात्रा पर था। मुझे जब इजराइल ले जाया गया तो मुझे ये समझ में आया कि यार इजराइल कोई पकड़ के ले गया था, मतलब सरकार ने इनवाइट किया था, मैं गया था सरकार ने इनवाइट किया था कि आओ भाई देखो हमारे यहाँ पर किस तरह से काम होता है। इनविटेशन से मतलब था कि आप उनकी परमिशन के बिना नहीं जा सकते ना भाई। आप गए ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए, मैंने इच्छा जाहिर की कि साहब मैं देखना चाहता हूँ रियलिटी में हो क्या रहा है। बोले आओ दिखाते हैं, देखने गया। पर फिर मुझे समझ में आया कि यार मेरा तो एक भी यहूदी व्यूअर नहीं है भाई। टेक्निकली उन्हें क्या मिल रहा है उनका देश दिखा के? अगर वो मुझे अगर वो मुझे दिखा करके कहीं भी लेकर जा रहे हैं कि देखिए सर ये जगह, मैंने कहा सर मुझे यहाँ जाना है, चलो दिखाते हैं। मैं एक चीज़ डिकोड करने बैठा, मैंने कहा यार अल्टीमेटली इनको क्या फ़ायदा है? और अपन तो भारतीय लोग हैं भाई, जब तक फ़ायदा ना हो पानी ना पिलाएं किसी को। आज तक तो हम उस स्तर तक पहुँच गए। पूछे कि भाई ये बताओ, पुण्य आत्मा थे हम लोग, तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या लाभ है हमको बुलाने का? दिमाग लगा तो समझ में आया कि उनके लोग कम हैं। नैरेटिव अगर बनाना है तो उनको लोगों की ज़रूरत है। देखो ये हार्श रियलिटी है, इसको थोड़ा सा हमें स्वीकारना होगा। हम भारतीय नंबर्स में ज़्यादा है ना, ये हम अपनी वैल्यू नहीं करते। अमेरिका के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पिट जाएं अगर रीच ना हो। रीच हम हैं। आज इजराइल से ज़्यादा इजराइल के विषयों पर इंटरेस्ट भारतीय लोग लेते हैं, क्योंकि वो आतंक से पीड़ित रहे हैं। वो जोड़ पाते हैं कि तुम भी हो तो हम भी, हम रिलेट कर पाते हैं। हम उनकी बातों में रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो गलत हुआ है भाई। ये जब हमको इस तरह से देखा जाता है तो उनकी बातों को ग्लोबल मंच मिलता है। एल्गो बेस्ड है ना साहब, ट्विटर वगैरह। वो ये थोड़ी है कि साहब इनका बोला है तो 500 लोग ही देखें तो ठीक है, उनका बोला 5 मिलियन देखें तो ठीक है। नहीं, वो तो एल्गोरिदम सबको इक्वालिटी पे आ गई बात। वो समानता का भाव लाती है कि ट्रंप बोल रहा है या मोदी जी बोल रहे हैं, कितने लोगों ने देखा वो बोलो। ट्रंप इस चीज़ को डिकोड कर गए, क्योंकि ट्रंप का भी तो इजराइलियों के साथ अच्छा नाता है ना। ट्रंप डिकोड कर गए कि मुझे अगर ग्लोबल लीडर बनना है
तो जैसे खाना अच्छा बनाना हो, है ना, अपने घर में कहावत होती है कि अब क्षेत्रीय भाषाओं में कहते हैं कि घी सुधारे खिचड़ी और नाम बहू को होए। मतलब खासियत खाने में तो घी ने सुधार दी, या फिर कह दो कि लाखों की आपने मिठाई मतलब हलवाई से काम में सब्जियां बनवाई, लेकिन नमक डालना भूल गए तो सब बिगड़ गया। ट्रंप को नमक समझ में आ गया और घी समझ में आ गया। उसने कहा ओहो, इस खेल में घी जो है वो है भारत और नमक है पाकिस्तान। मैं कुछ भी बोलूं, मैं दुनिया भर की कितनी भी कॉन्फ्रेंस करूं, कोई नहीं सुनेगा, बस इसमें भारत पाकिस्तान डाल दो। ये कीवर्ड है जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले जब बिहाइंड द सीन हम चर्चा कर रहे थे तो कुछ एंकर्स की बात कर रहे थे कि फोटो डाल दो तो लोग देखने में इंटरेस्ट रखते हैं। ट्रंप ने वहां बैठ के ये समझ ली कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं युगांडा की, लेकिन उसमें बोल दूं भारत पाकिस्तान के 9 बम 8 जेट गिरे थे। फिर लोगों ने कहा सर सुनो, 7 पे भीड़ नहीं आ रही आजकल, 8 बोलो, 8 चर्चा में आओगे आप फिर से। ट्रंप कीवर्ड चर्चा में आएगा। ट्रंप कीवर्ड ने पकड़ लिया भारत पाकिस्तान। वो कुछ आसिम मुनीर इज ए ग्रेट गाय, पीएम मोदी इज ए ग्रेट गाय, पता है उसे कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी तुलना नहीं की जा सकती। अरे तभी तो कर रहा है। हमारे देश में जैसे राजनीति है ना कि हिंदू करे मुसलमानों की और मुसलमान करे हिंदुओं की, चलता है, कॉन्ट्रास्ट बिकता है भाई। उसे पता है कि पीएम मोदी और इनको बराबर कर दो, जल भुन जाएंगे इंडियंस। मुझे भला बुरा भी कहेंगे तो क्या है भाई, मेरा तो टीआरपी बनेगा। इसी टीआरपी के लिए उसने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बना दिया, नाम ट्रुथ रख दिया कि ट्विटर पे नहीं, एंगेजमेंट तो ट्रुथ पे लाऊंगा मैं। टिकटॉक वाले अगर चाइना से चल करके यहां आ रहे हैं तो टिकटॉक भी अमेरिका का होगा, एल्गोरिदम मेरे होंगे। तो जनाब उसने खेल पकड़ा। आप और हम तो कंज्यूमर हैं, वो खिलाड़ी है, और उस खिलाड़ी ने भारत पाकिस्तान को कीवर्ड बना रखा, नथिंग एल्स। हम बात कर रहे थे जिस भी चीज़ की, उसमें सार केवल इतना सा है कि ट्रंप को कंसिडर मत करो, भारत पाकिस्तान को इज्जत दो, खुद की वैल्यू पहचान लो। जिस दिन आपने इग्नोर मारना शुरू कर दिया कि ट्रंप कीवर्ड पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि इधर से क्या होता है, तुरंत आह्वान, ट्रंप ने ये कहा, लो साहब हर समय की प्राइम टाइम चल रही है। मतलब नेशनल मीडिया के प्राइम टाइम में ट्रंप चल रहा है साहब, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। 140 करोड़ लोग कुछ तो खोजेंगे गूगल पे। आजकल न्यूज़ भी तो मोबाइल पे सुन रहे हैं। डाला और ट्रंप खोजा तो कीवर्ड बता रहा है गूगल, महोदय चल गए आप तो। गूगल का एल्गोरिथम रोज टेबल पे लेके बैठता है, बता भाई क्या चल रहा है तेरा। बोले सर आपको इतने लोगों ने देखा है, बहुत सही, और बता क्या डालना है। बोले सर इस बार विमान बढ़ा दो, एक काम करो मोदी जी पे टैरिफ बढ़ा दो। टैरिफ से उसको पता है कि इंडियंस को कितने करोड़ का, भाई 41 बिलियन डॉलर आप कमाते हैं, 25% भी टैरिफ अगर आपका बढ़ता है तो 10 बिलियन डॉलर का नुकसान 10 से 15 कर लो, कुछ लोगों की नौकरियां भी कर लो, हम सब तरह से सोचे। उसको इससे बड़ा खेल पता है कि मुझे इंडिया से थोड़ी खेलना है, 193 देशों से खेलना है, ग्लोबल लीडर बनना है। उसकी एक अलग चल रही है सर। हाँ आइए। मेरा सवाल ये था कि सर जो ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन के अंदर खत्म हो गया था और रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रहा है, तो आप दोनों युद्ध को कैसे देखते हैं? मैंने आंसर तो दे दिया लेकिन आप उसमें निकाल नहीं पाए। नहीं, आंसर ये था कि ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन ही इसलिए चला क्योंकि भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर्स को रुकना पड़ेगा। ट्रंप की मैंने तारीफ क्यों की थी, नेटो का भी सपोर्ट है ना। ट्रंप की मैंने तारीफ ही क्यों की थी, क्योंकि वो ये लाइन सही बोल रहा है कि न्यूक्लियर पावर से ज़्यादा दिन नहीं लड़ सकती। ये बात उसकी सही है। मैंने तारीफ में लाइन जो बोली थी ना, ट्रंप की तारीफ करना चाहिए क्योंकि वो हिपोक्रेटिक भले हिपोक्रेटिक नहीं है, दूसरा वो ये बात सच बोलता है कि न्यूक्लियर पावर से ज़्यादा दिन नहीं लड़ सकती। दूसरी बात ये कि जो आप रशिया और यूक्रेन की बात कर रहे हो वो असल में बैटल फील्ड है, वो परीक्षण ग्राउंड है। आप ऐसे समझिए जैसे हमने अपने पोखरण रेंज बना रखी है परमाणु परीक्षण के लिए, ऐसे अमेरिका रशिया हमेशा वॉर में रहते हैं। आप उठा के इतिहास देख लो, आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। दुनिया में वेपन बेचने के लिए इन्हें अपने वेपन्स की टेस्टिंग ग्राउंड चाहिए होती है। आज इंडिया ने ब्रह्मोस बेचा था जी। ब्रह्मोस बेचते समय हमने कितने युद्धों में उसको यूज कर लिया? शुरुआती रूप में कहा तो आंसर है नो, परीक्षण रेंज में यूज कर लिया। फिर इंडिया ने कहा यार अच्छे ग्राहक नहीं मिल रहे, तो बोले क्या करें? बोले एक दिन उठाओ इसको, उठा के पाकिस्तान में भेज दो। अचानक खबर बनती है कि 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, भारत ने गलती से ब्रह्मोस दागी 150 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में चली गई। आपको बोलना ही नहीं पड़ा, 4 देश लाइन लगा के खड़े थे, भाई साहब प्लीज दे दो ना यार। चाइना से दुश्मनी लगाने वाले जो फिलीपींस जैसे देश थे वो खड़े हो गए, भाई साहब उसके पास तो चाइनीज डिफेंस सिस्टम है, उसको भेद गई। बोले पता भी नहीं चली, भेद गई, 150 किलोमीटर अंदर गई। ये इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं, सब लोग समझने वाले यहाँ पे ट्रैक कर लीजिए कि नहीं जो ये दिखता है सेल वो है, होता है। ये सेल है भाई। आप अच्छा एक बात बताइए ना, आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे फोन के बारे में पूछा सर कैसा है, मैंने फीडबैक क्या दिया? मैं कहा बढ़िया है। जब बढ़िया है तो ये फीडबैक मैंने यूजर एक्सपीरियंस दिया ना। जब तक यूजर ने यूज ही नहीं किया, अब ब्रह्मोस यूज ही नहीं हुई थी, हमने कहा रुको अब दुनिया वालों देखो ये न्यूक्लियर ताकत है। बोले हाँ है। बोले दूसरा ये बताओ कि इसके पास में चाइनीज डिफेंस सिस्टम है। बोले फुल है। फेंको साले में, फेंका वो बुम कर गया और भारत ने मार दिया रे। अरे सेल था भाई ये, अब देख तू ऑर्डर कितने आते हैं।
तो जो चाइना के रिपल्सिव थे, जो चाइना से चिड़े, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास हमने दे मारा। तो भाई साहब जो रशिया यूक्रेन वॉर है ना, मैं आंसर तो बहुत एक लाइन में उसका पहले दे देता, पर मास्टर आदमी तो समझा दिया मैं इसको। तो वो बात इतनी सी है कि इस पूरी कहानी में रशिया यूक्रेन मुद्दा नहीं है, दिस इज बैटल ग्राउंड, टेस्टिंग ग्राउंड, जहाँ अलग अलग वेपन टेस्ट किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। दुनिया में चर्चा में बने रहने का गेम रशिया भी जानता है। इन दोनों दोस्तों में जब बैठते हैं तब यही आता है, तेरे कितने व्यू आ रहे हैं, बोले ट्रम्प बोल रहा है मेरे को इतनी दुनिया देख रही है, पुतिन कह रहा है सुन मेरी एक भी सोशल मीडिया साइट नहीं है, तेरे से ज़्यादा फुटेज है मेरी। सर आपने इसराइल की बात करी है, आप गए भी हैं इसराइल, यहूदियों के बारे में, ये देश यहूदियों के बारे में काफ़ी कम जानते हैं, तो मतलब कभी भी इसराइल का होते तो कौन रहता है, यहूदी क्या होते हैं, तो क्या है यहूदी आखिर, ये बताइए थोड़ा सा। और उनका डोमिनेंस कितना है अमेरिका, क्योंकि जब भी इसराइल वॉर में जाता है एकदम ये आपने अच्छा पूछा, खड़ा हो जाता है। फर्स्ट हैंड यूज़र एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही है, यूज़र एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं इसराइल जाने को तैयार हुआ तो मेरे साथ में मुझे कैमरा पर्सन भी ले जाना था साथ में, कि यार साथ में लेके चलता हूँ क्योंकि मैं कुछ जगह कवर करूँगा। मैंने 3 कैमरा पर्सन से पूछा, उनके घर वालों ने किसी ना किसी डर की वजह से कि वहाँ तो बैटल फील्ड बना हुआ है, गाजा और वार चल रहा है, नहीं जाना चाहिए, पीछे हट गए। फिर वो कर्मचारियों का प्रेशराइज भी नहीं कर सकते कि ठीक है भाई तेरी विल है। मैं अपना उठा के मोबाइल कैमरा पहुँच गया, मैं सब मैं आ गया चलने आ गया। अब जब वहाँ पहुँचा तो मेरे अंदर जो यहाँ से पूर्वाग्रह था कि यार वो तो युद्ध में रहता है, वो एकदम पलट गया। मैं तेल अवीव नाम के शहर में था और उस तेल अवीव नाम का जो शहर जो उनकी कैपिटल है, जैसे इंडिया कैपिटल मानता है, यार उस कैपिटल की खासियत ये थी कि वो डेवलप्ड सिटी एक बार दिमाग में लेकर आओ, कोई भी डेवलप्ड सिटी पिक्चर में देखते हैं, चाहे दुबई देखो, सिंगापुर देखो, सिटी की बात कर रहा हूँ, तेल अवीव उससे एक कदम आगे ही होगा। दूसरा, अगर सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप नंबर 1 बनते हैं तो तेल अवीव छोटा सा शहर सेकंड डेंस स्टार्टअप शुरू करने वाला, सक्सेसफुली बेचने वाला शहर है। इनोवेशन के नाम पर उन लोगों को सिखाया ये जाता है, वो कहते हैं कि सब कुछ खरीद लो, बेचना केवल टेक्नोलॉजी है। तो उन्हें आप कुछ भी बेचो, वो सबसे खरीदने को तैयार है। सब्जी के बेच दो भाई, ये बेच दो, जिसको जो बेचना है बेच दो। खरीदने को वो क्या तैयार है, वो सॉरी बेचने को क्या तैयार है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में डिफेंस ले लो, स्पाईवेयर ले लो। और जब उसने वो फोड़ा था फोन, क्या था वो, पेजर तो उसने बता ही दिया था कि सुनो हमारी प्लानिंग बहुत आगे कोई की ऐसा होती है। यूनिक एक्सपीरियंस आप दर्शकों को शेयर करें जो वहाँ पर। यार बहुत अच्छी बात है, इंडियंस को ना वहाँ पे बहुत सम्मान है। कारण है, पाकिस्तानी वहाँ जा नहीं सकते, मुसलमानों में उसको लेके डर है कि यार ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। जबकि इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इजराइल की पॉपुलेशन में लगभग 15 से 18% मुस्लिम रहता है, लेकिन बाहर से कोई घूमने नहीं जाता, जाते हम लोग हैं। जब हम लोग जाते हैं वहाँ मुझे भारतीय लोग काम करते मिले, जो अभी थोड़े दिन पहले नहीं हुआ था यूपी से उठा करके वो लोग मिले मुझे यार, और उन लोगों को बढ़िया पैसा मिल रहा है, वो खुश हैं। मैं उनसे पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ बताओ बम फटते रहते हैं क्या होता है? बोले सर मज़ा आता है। मैं क्या मज़ा आता है? बोले वो बम को फूटते हुए भी हम देखते हैं, हम अपने काम में इतने बिजी होते हैं। उन लोगों में इतनी सिक्योर फीलिंग है कि बम बजेगा, पहले एक सायरन आएगा, मोबाइल में अलार्म आएगा, लैंडलाइन बजने लगेंगे, एक बम आ रहा है भाई, इस दिशा की तरफ निकल लिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, अलार्म बज जाएगा। तो पहला, इंडियंस को वहाँ हे दृष्टि से नहीं देखते। ठीक है, ये मैं हे दृष्टि क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दुबई भी गया हूँ, मैं और देशों में भी जहाँ गया हूँ, मैंने वहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि वहाँ पर आपको देखा जाता है कि ये ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, ये कम पैसे वाले लोग हैं, या फिर इस तरह से आ गए ये लोग तो लेबर ही होंगे। वहाँ यार ये नज़रिया ही नहीं था, नज़रिया नहीं है, इसकी पहचान कैसे होती है? एक किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाओ और किसी सस्ते रेस्टोरेंट में जाओ तो उसका सबसे पैमाना क्या है पता लगाने का, कि आपकी आंख वेटर से मिली या नहीं मिली। वेटर से मिल गई इसका मतलब सस्ते रेस्टोरेंट में हो आप, वेटर ने आपको देख लिया इसका मतलब रेस्टोरेंट सस्ता है। वेटर ने नहीं देखा लेकिन सर्विस पूरी आ रही है आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में, ये बेसिक ट्रेट है। यही इजराइलियों में था, आपको वहाँ सब देख रहे हैं, आपके ऊपर पूरी खुफिया एजेंसी बैठी हुई है, आपका सब बैकग्राउंड चेक हो रखा है, लेकिन वो आपको फील ही नहीं करा रहे कि आपको देखा जा रहा है। आपके बगल में गन लेके लड़कियां निकल रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। वहाँ की जो सेना है वो मतलब सबको मैंडेटरी सर्विस में जाना है, लड़कियां भी हैं, वो छुट्टियों के अंदर शॉर्ट्स पहन करके गन लगा के लंबी सी और चल रही हैं, पार्क में घूमने निकली हुई हैं, पार्टी करने निकले हुए हैं। और भाई जो शाम होते ही वहाँ जो म्यूज़िक बजता है, जैसे अपने ना पुष्कर है राजस्थान में, तो पुष्कर में म्यूज़िक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहूदियों को याद किया जाता है, यार यहूदी बहुत पार्टी लविंग लोग हैं। मैं फील किया भाई, शाम होते ही आपको मतलब उन बाज़ारों में म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देगी प्रॉपर तरीके से, मतलब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जी रहे हैं। और एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट था, और वो ये, बच्चे पैदा करने को लेकर उनके अंदर कोई कंजर्वेशन नहीं है। बच्चे 2, 3, 4 माएँ बच्चों को लेकर के बढ़िया लेके चल रही हैं, मतलब ये नहीं कि इतने बच्चे हैं लेके कहाँ घूमेंगे, नहीं भाई, प्राउड है हमारा। तो ये 2-4 चीज़ें ऐसी थी। और फिटनेस,
अपन पेट लिए घूम रहे हैं और वो भाई 6 पैक लेकर के शर्ट उतार के स्लीवलेस घूम रहे हैं। यरूशलेम गए थे सर आप? यरूशलेम भी गया था। वो तो राजधानी अपनी यरूशलेम और भाई हाँ, यरूशलेम की भी बात बताता हूँ, ये आपने बहुत सही पूछा। गाजा की बता देना सर। हाँ, मैं वहाँ भी गया था, वेस्ट बैंक भी गया था। ये सही चीज़ पूछ रहे हो आप। मैं यरूशलेम गया। यरूशलेम को लेकर ना मेरे मन में एक पूर्वाग्रह था, क्योंकि अपन सब पढ़ाई खबरें सुनते हैं सर। यरूशलेम को लेकर पूर्वाग्रह ये था कि यरूशलेम तो बहुत ही गंदी सी जगह होगी, और उसको इस तरह से सोचते हैं ना अपन कि भाई इतने क्षेत्र पर गाजा के लोगों का नियंत्रण है, मतलब फिलिस्तीनी लोग उसको इतना मानते हैं, ये इस तरह से बटा हुआ है। भाई इजरायलियों ने ना इतना ज़बरदस्त नियंत्रण किया हुआ है कि आप उनके किसी भी क्षेत्र में घूम लो, किसी की मजाल नहीं है जो आपसे बोल दे। मुझे लेके गए एक ऐसी गली में, बोले सर इस जगह को फिलिस्तीन ऑपरेट करता है, PAKD आती है ये, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। वहाँ पर ऐसे समझो, देखो जो फिलिस्तीन है ना, उसमें 2 भाग हैं, एक गाजा वाला भाग है और एक वेस्ट बैंक वाला भाग है। वेस्ट बैंक की जो लीडर है ना, वो है पैलेस्टाइन अथॉरिटी, PA बोलते हैं, और गाजा को जो लीड करता है वो करता है हमास। हमास वहाँ का पॉलिटिकल विंग है, आप ऐसे समझो। उसकी अपनी सरकार है, उसका अपना पॉलिटिकल विंग है। मैं भावनाओं में इतना बह जाता हूँ कि मैं ये साइड में चला जाता है। तो उसका जो हमास का पूरा ऑपरेशन है, और उधर की तरफ PA वालों का अपना ऑपरेशन है। तो PA जो है ना, वो यरूशलेम पर अपना इंटरफेरेंस रखता है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। मुझे लेकर गए कि सर अब आप इस समय पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के क्षेत्र में हैं। तो मैंने कहा अच्छा भाई, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के क्षेत्र में पहुंच गए। मैंने कहा अब कुछ होगा भाई। मैं आ गया, मतलब एक होता है ना मन में भाव, क्योंकि हमको तो ऐसे दिखाया गया कि आप तो बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, इनके बीच तो एनी टाइम युद्ध चलता रहता है। नहीं, भाव तो मेरा तब टूटा जब वो लोग मुझे उठा के वेस्ट बैंक में ले गए। किताबों में क्या पढ़ा था और हम क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, कि वेस्ट बैंक बिल्कुल सेपरेट है, जो कि फ़िलिस्तीन है। मैं देख करके भाई साहब हिपोक्रेसी पे इतना हंसा हूँ लोगों के। आप अगर देखेंगे ना, तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग एक बात पर उठते हैं आजकल, चाहे ब्रिटेन वाले हों, चाहे कनाडा वाले हों, या फिर अभी गल्फ़ कंट्रीज़, एक लाइन बोलते हुए दिखते हैं। क्या बोलते हैं कि साहब वेस्ट बैंक कभी भी इजराइल का नहीं हो सकता। भाई ज़्यादा नहीं ना, तो कम से कम 50% पे तो ऑलरेडी इजराइल रहता है। सेटलमेंट्स बना रखा है, प्रॉपर सेटलमेंट्स हैं। और ऐसा जैसे आपको अगर जैसे मन कर रहा है ना कि मुझे फ़िलिस्तीन में जाना है, मतलब वेस्ट बैंक का वो हिस्सा जिसमें फ़िलिस्तीन है, मान लो वहाँ जाना है, जाओ। नंबर प्लेट्स बटी हुई हैं भाई, इस कलर के जाना, येलो थी या ग्रीन थे तो भूल गया हूँ, कि ये नंबर प्लेट है तो ये इसकी है, ये प्लेट है तो उसकी है, जाओ आराम से। हम जो बाहर से सोच रहे हैं ना कि इन लोगों ने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बैठ करके गल्फ़ कंट्रीज़ भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों को लगता है वेस्ट बैंक पर इजराइल कभी नहीं जा सकता। भाई लगभग 50% कब्जा है उसका ऑलरेडी। आप कह रहे हैं जो दिख रहा है जो है, हाँ, बहुत अंतर है। लोग गए नहीं तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। वहाँ जाकर मुझे ये समझ में आया कि रियलिटी बहुत अलग है, और इजरायली भाई हद दर्जे के पैसे वाले लोग हैं। जो आपने आखिरी सवाल पूछा कि अमेरिकियों को इतनी वैल्यू क्यों है, सोचो गाजा की पीस प्लान में ट्रंप पहले वहाँ लैंड करता है, फिर वो शर्म अल शेख जाता है। भाई उनके पास पैसा इतना है, स्टार्टअप्स की पावर इतनी है, इतने सॉफ्टवेयर हैं। एक जगह ले गए हमको वहाँ पे वो लोग, जहाँ पर उन्होंने अब तक जो चीज़ें बनाई है, जो अपन पेन ड्राइव वगैरह देखते हैं ना, ये सब उन्हीं की खोज है भाई। ठीक है, ये पेगासस वगैरह तो अपन सुनते हैं, लेकिन पेन ड्राइव वगैरह सब उन्हीं ने खोजी हैं। बहुत सारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का वही कर्णधार हैं, उनने ही बनाई हैं। वहाँ पर आपको ले जाते हैं कि देखो ये है। हमको एक जगह बिठाया सीट पे ले जाके, कि कहाँ सोचते हो 2047 में। मैंने कहा विकसित भारत। तो बोले देखो हम कहाँ सोचते हैं बताओ। बोले यहाँ से बताओ तेल अवीव से टोक्यो का कितना समय लगता होगा। तो हम कैलकुलेट किए यार, जब हमको आने में 6 घंटा भारत से यहाँ लगा है, तो टोक्यो तो और पीछे पड़ा है, हमको 12 घंटे तो लगेंगे। बोले हमारी कल्पना है कि हम यहाँ से 12 मिनट में ले जाएंगे। अच्छा, कल्पना है। बोले काम कर रहे हैं हम इस बात पे। अब दिमाग दौड़ाया हमने कि यार कैसे। बोले लगाओ चश्मा। भाई उन्होंने एक चश्मा पहनाया, हमको बिठा दिया एक सीट पे, और अचानक हमको जैसे एलॉन मस्क उठा के आपको हवाई जहाज में ले जाता है ना पहले, कि भाई आजकल क्या चल रहा है, वो मार्स की यात्रा कराने की सोच रहा है। या फिर आप उसको पकड़ो, क्या नाम है आजकल ये अमेजन वाले जो भाई साहब हैं, जेफ बेजोस, तो वो आपको ले जा रहे हैं 100 किलोमीटर ऊपर स्पेस में ट्रैवल कराने। हवाई जहाज कहाँ उड़ रहा है, 18 से 30 किलोमीटर की रेंज में। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम जो ये स्पेस ट्रैवल आज देख रहे हैं ना, लोगों को मुज्जे खिलाने के लिए ले जा रहे हैं। हमारा टारगेट स्पेस ट्रैवल नहीं है, ये तो रिहर्सल चल रहे हैं। हम ट्रैवल थ्रू स्पेस करेंगे, जहाँ स्पीड कई टाइम्स बढ़ जाएगी। भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, धरती से 350 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की रेंज में तैर रहा है वो ऊपर। धरती के लगभग 16 चक्कर एक दिन में काट देता है। तो जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के चक्कर काट दे रहा है, अगर हम उसी रेंज में ले जाके हमारा हवाई जहाज ले गए, बस ऑक्सीजन भर ले गए उसमें, वो ले गया टक से, हाँ आपका टोक्यो में स्वागत है, चाय पी उड़ करके आपका तेल अवीव में स्वागत है। बोले हमारा तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, हम सोच तो हो रहे हैं। बोले कभी हवाई जहाज में बैठने से पहले कल्पना की थी क्या कि हवाई जहाज इतना किलोमीटर ऊपर उड़ेगा और हवाई ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी? हमने कहा नहीं। तो बोले फिर उसकी भी चिंता छोड़ दो, हमारा टारगेट 12 मिनट का है।
टाइम इज मनी। सर एक सवाल ये था कि अब ठीक है सर, ये बात तो हो गई। अब हम इस पर जाते हैं कि सर आप इजराइल घूमे हैं, हाँ चाइना भी आजकल बहुत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। यार चाइना भाई, के बारे- मैं है ना, मतलब इस बारे में बोलूँगा तो ट्रोल हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, हमें चाइना से बहुत सीखना चाहिए यार। और मेरा मानना तो ये है कि हमें ना उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि आत्मसम्मान क्या होता है। बट मैं चाहूँगा ये भी आप दर्शकों को क्लियर बताएं कि चाइना क्या इंडियन मार्केट रूल कर रहा है आज भी? यार ये बहुत ही मतलब वेग नंबर होगा। मैं क्यों बोलता हूँ इस बात को, क्यों ऐसा बोलता हूँ, हम इंडियंस ना एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो हमने विकसित की है उसके बहुत बड़े बादशाह लोग हैं। कैसे? 100 का माल खरीद के यहाँ पे 150 में बेच के 50 रुपये जो हम कमाते हैं ना, वो ये कहना गलत होगा कि चाइना रूल कर रहा है। कर तो हम ही रहे हैं उस पैसे से यूज़। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हम चाइना से मंगाते हैं, अमेरिका को जेनरिक दवा के नाम बेच के पैसा हमारी कंपनियां कमाती हैं। ठीक है, तो हम लोग ना उसकी मॉडिफिकेशन करके उसको सही से सजा धजा के फिर बेचते मैं हैं। 2-3 सवाल इसमें में डाल देता हूँ। डाल दो। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, चाहे आप फायर पावर, अभी इंडेक्स आया था उसके अंदर भारत को तीसरी रैंक मिल गई थी कि तीसरी सबसे अच्छी हमारे पास वायुसेना है। लेकिन उसके बाद जो उनका ग्लोबल टाइम्स है उन्होंने क्लेम कर दिया नहीं भारत की नहीं हो सकती। वो उस पर भी आऊँगा मैं, आप 3-4 सवाल में एक साथ ले लीजिए। और ये है कि भारत क्या कभी चाइना को कम्पीट कर पाएगा? देखो, दो इसमें सही बात है। तो चूंकि compete करने की बात आई है तो मैं आपको इतिहास में एक लाइन से शुरू करता हूँ, फिर आगे आते हैं। 1991 में लगभग हम लोग एक जैसी स्टेज पे थे, ये बात हम सब अक्सर जानते हैं। एक जैसी स्टेज पे थे, अचानक वो इतना आगे क्यों हो गया कि आज उसकी जीडीपी हमसे 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो उसके पीछे की मतलब आज हम लगभग $4 ट्रिलियन पर हैं, 3 टाइम्स नहीं, वो 19 ट्रिलियन के आसपास है अगर हम सही है तो 6 ट्रिलियन के आसपास, 6 गुना हमसे ज़्यादा चल रहा है, 5-6 गुना हमसे आगे चल रहा है। तो इसके पीछे का बेसिक आंसर अगर मैं देता हूँ तो वो ये है कि उन्होंने उस समय किस चीज़ को चुना और हमने क्या चुना। इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं हमने टर्सरी सेक्टर को चुना, सेवा क्षेत्र को चुना, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर को चुना। उन्हें पता था कि एक दिन हम लोगों के लिए सप्लाई चेन का सबसे बड़ा कारण बन जाएंगे, उसको अगर हम पकड़ ले गए तो हम दुनिया में राज करने लगेंगे, क्योंकि कंट्रोल सप्लाई का होगा हमारे पास। भारत ने कंट्रोल किया कि सर्विस कंट्रोल में होगी। सर्विस का क्या फ़ायदा होता है ना, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे आज आप एक अच्छा एंकर अगर बनते हैं तो आपको तनख्वाह में तुरंत इजाफा होगा, लेकिन आप अच्छी कुर्सी अगर बना लाए ना तो आज वो 1300 की बेच रहे हो, अगली बार 1400 की बेचोगे। तो दाम सर्विस में एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं। इसलिए हमने सॉफ्टवेयर चुना, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी को चुना, हमने सर्विस इंडस्ट्री को चुना, चाहे कॉल सेंटर ही क्यों ना हो। ऐसे में हमें पैसा तो खूब मिला, लेकिन हम लोगों की ज़रूरत नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि सर्विस देने के लिए फिर कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाता है। आप अगर अच्छे महंगे एंकर बन गए तो फिर एक पड़ोस में आ जाएगा, भाई साहब मैं हूं ना। तो ऐसे में जहां बात चाइना की हो रही है, चाइना ने वस्तु को ज़रूरत बना दिया। अमेरिका को कैसे झुकाया उसने? आंसर उसके पास सिंपल था कि मैं सप्लाई रोक दूंगा, चाहे वो उसकी क्यों ना हो, रेयर अर्थ मैग्नेट की क्यों ना हो, मैं सप्लाई रोक दूंगा तुम्हें आना पड़ेगा। उसने सप्लाई कंट्रोल कर ली। वो समझ गया कि बेटा ज़रूरत रहेगी ना तो तुम आओगे। हम भारतीय उस ट्रेन को छोड़ दिए थे, उस समय ट्रेन छोड़ दिए थे। लेकिन जब वर्तमान सरकार ने मेक इन इंडिया शब्द पकड़ा कि भाई भारत में बनाना है चीज़ों को, आज हम देखते भी हैं मोबाइल के अंदर हम एक्सपोर्ट्स में बहुत तेज़ी से आगे आए हैं। हमने बहुत सारी इंसेंटिव लिंक स्कीम चलाई है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम है हमारी, PLI जिनको बोलते हैं। चाहे हमने कपड़ा सेक्टर को लेकर चलाई हो, चाहे सॉफ्टवेयर निर्माण, किसी भी, चाहे हम आजकल वो जो चिप्स जो लगती हैं वो हमारे देश में बन रही हैं। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग समझी कि यार नहीं, नीड ऑफ आवर है, ये तो करना पड़ेगा। अगर हमने ये नहीं किया तो हम पिछड़ जाएंगे, हम उपभोक्ता बन के रह जाएंगे, नेट कंज्यूमर बन के रह जाएंगे। आज हम किसी से हथियार भी खरीद रहे हैं तो बोल क्या रहे हैं कि भाई सुनो, बनाना हमारे यहाँ पे यार। बोले साहब मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ तो आपके लेबर यूज़ करूँगा। बोले तू बस लेबर बना ले, हमारे बाकी तो जुगाड़ू हैं, सब सीख जाएंगे। देख कर तोड़ के सीख लेते हैं हम तो कि तूने कैसे बनाया यार। पर इतना महंगा हम सौदा नहीं कर सकते तोड़ने का, तो बनते समय हम साथ देखना चाहते कि तू बना कैसे रहा है, फिर हम कॉपी मार लेंगे। चाइना ने यही किया था, जापान ने शुरुआत तौर पर यही किया था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति यूरोप से आई थी। जापानियों ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की थी, चाइना ने जापान की रिवर्स इंजीनियरिंग की। और हम लोग तब आंखों के सामने जुड़वा के देखते, जोड़ के दिखाएगा तो हम सीख जाएंगे। ये भविष्य का प्लान है। अब बात आती है कि क्या हम उसे कभी बीट कर पाएंगे? बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि हम लोगों ने ना, ये देखो क्या होता है, वो क्या जाने पीर पराई जिसकी कभी फटी ना हो बिराई। मतलब जब तक दर्द का एहसास नहीं है ना तो आप दर्द से निकलने की राहत दौड़ोगे नहीं। अगर आप भूखे नहीं हो ना तो भूख से लड़ने की, बट क्या बीट करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अब हम तैयार हो चुके हैं, वी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। मतलब हमारे जो आज के जो स्टार्टअप्स बन रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, हम लोगों की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। मुझे वो समझाइए आपकी क्या वो है जो अंडररेटेड है, जो हमने अब तक नहीं देखा है, जो काम चल रहा है पिछले 10 से 11 साल समाज से? की मानसिकता। हम समाज के अंदर आज भी सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देके चल रहे हैं। जिस दिन एक बार मोदी जी का मजाक बना था इस बात पे कि उन्होंने कहा पकौड़ा ही बनाओ पर बनाओ। वो एक गुजराती आदमी थे,
तो गुजरातियों को ना ये सिखाया जाता है, तो पकौड़ा उन्होंने ही उस रोजगार भाव है में उनका रोजगार भाई, उनका मतलब है रोजगार है, ये अपना करो। पर मोदी जी को रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड, पकौड़ा तो बेइज्जती का हिस्सा है यहाँ पे, क्या जिंदगी में क्या कर रहे हो, पकौड़ा कर रहे हो। अपोजिशन ने उठा दिया कि ये तो तुमसे पकौड़ा बनवाएंगे। देश की मानसिकता क्या है, सरकारी बाबू बनकर के तुम रेलवे के ट्रैक से गंदगी हटाओ, वो तो इज्जत का पार्ट है। भले डी क्लास में हो, मैं वही बोल रहा हूँ, ग्रुप डी की परीक्षा पास करके आप ट्रैक का दिन रात मुआयना कर रहे हो, सरकारी अधिकारी। असरकारी हैं साहब हम। वहीं दूसरी तरफ आपसे कोई ये कह रहा है कि सुनो, वो जो ट्रेन पटरी से चल के ऊपर वहां आएगी ना, उसको तुम्हारी एक स्टॉल लगा के पकौड़े खिला देना। अब इससे ये जो मैंने आपको आंसर दिया, इससे अंकित अवस्थी क्या हो गए, कोदी हो गए और हर हर मोदी हो गए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जनाब आपको ये समझना पड़ेगा कि समाज में हम जब तक इस चादर को ओढ़ के बैठे रहेंगे कि वो जो पटरी चेक करता आदमी आ रहा है ना, वो तो बड़ा आदमी है, लेकिन जो चाय चाय करता घूम रहा है ना, ये बेकार आदमी है। भाई साहब, इसी को समझ करके एक चाय बेचने वाले को कंपटीशन ही नहीं मिला और वो पीएम बन गया, और सारा कंपटीशन कहाँ चला गया, ग्रुप डी में। आज हमारे देश में ना, अगर आप वाकई में अपना धंधा करना चाह रहे हो ना, बहुत आसान है, कोई करना ही नहीं चाह रहा है ना। आपकी जब फुल एनर्जी है, आप जब 18 से 21 साल की एज में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, 21 साल की एज से आपकी 50 साल की एज, 40 साल की एज तक आप अपनी जवानी का सबसे बड़ा समय कहाँ लगा दे रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी में। आप आ जाओ नॉर्थ इंडिया में, हर दूसरा आदमी, साउथ में जाओ तो विदेश जाने में तैयारी में लगा दे रहे हैं। देश में रुक करके हमारे, आप बच्चों से क्या कहते हैं? मान लीजिए मैं कोई केवल एक student चीज है, बोलता आप हूँ कि कहते भाई हैं आप देखो, स्वरोजगार की तरफ बढ़ो, या फिर आप जो तैयारी कर रहे हो वो करो। देखो मैं ये तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारियां मैंने की हैं, मेरे बच्चे को कराता हूं मैं, बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ा के मैंने अधिकारी बनाया है। तो मैं ये बोलता हूँ, नहीं, कई लोग ये भी देखते होंगे ना कि सर अब अधिकारी लेट मी नहीं है, कंप्लीट। सर को नहीं तो- नहीं 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 नहीं, मैं 1% भी नहीं भाई, मैं कोई वो नहीं बन रहा हूँ युग प्रवर्तक कि लो अचानक सरकारी नौकरी छोड़ दो, जनता सड़क पे आ जाओ। नहीं भाई, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, आप अपना पोटेंशियल को टाइम दे लो यार, 2 से 3 साल का समय दे लो, 4 साल का समय दे लो कि यार मैं 4 साल तक तैयारी करूंगा, इस रिग्रेट के साथ कि मैं फेलियर आदमी हूँ, धंधा शुरू नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं प्लान बी को लेके चलो। देखो प्लान बी की एक साथ अच्छी क्या- कहानी कई है, लोग होते हैं डेडिकेटेड, यही प्लान है, यही करना है, इसमें नहीं बताता हुआ हूँ, वो सैड। मैं बताता हूँ। प्लान बी लेकर चलो, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन प्लान बी के बारे में एक लाइन अक्सर कही जाती है कि प्लान बी आता ए के बाद ही है। ए आपकी प्रायोरिटी 4 साल तक ऐसी रहे कि बी ना दिखे। ठीक है, ए और बी साथ लेकर मत चलो। फेल कहाँ होता है ना, हल्का सा पढ़ते समय प्रेशर आया, आप तो भाया या कर लेंगा, वो नहीं होना चाहिए। आप ए पर लगे हो, फुल टाइम ए पर लगा लो, फेलियर होगा तो बी है, हमारे थॉट में है कि कर लेंगे कुछ। सोच को इस तरह डाइवर्ट मत करो कि मेरी ऊर्जा जो है ना वो डाइवर्ट हो जाए, वो नहीं करना है। छात्रों से मेरा एक ही आह्वान रहता है कि अगर आपने बहुत बड़ी परीक्षा का टारगेट किया हुआ है जिसमें बहुत कम बच्चे पास होने हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है, अपने आप को पहले कन्विंस करो कि मैं इतना ही समय देना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं, इसे मैं समझूंगा कि कुछ और करके बड़ा बन जाएंगे भाई। अल्टीमेटली जहाँ जाना है वो यही है कि मैं देश की सेवा करूंगा, मैं देश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनूंगा, मैं कुछ अच्छा करके आगे निकलूंगा, बस मुझे इतना करना है। ठीक है सर। सर जो चाइना की बात चल रही थी कि आप माओ जेडोंग के बाद डेंग जियाओपिंग, उसके बाद हू जिनताओ, अभी शी जिनपिंग, और उसके अंदर हेनरी किसिंजर का भी रोल आता है कि चाइना को बनाने में, इनको कैसे देखते हैं आप? देखो यार, चाइना के बारे में ना एक बहुत बात ऐसी है जो बहुत कम लोगों को पता है। जब आप माओ जेडोंग का नाम ले ही लिया हो तो मैं जानकारी देता हूँ। माओ जेडोंग के बारे में कहा जाता है कि वो खुद को इतना आइसोलेट रखता था, वो व्यक्ति, उसका मिलने से मतलब ही नहीं था, और कमरे में बंद करके खुद को घंटों पढ़ता था। उसके पास घर में कहते हैं केवल लाइब्रेरी थी, लोग ज्ञान लेने आते थे, वो नहीं जाता था। अमेरिकी राष्ट्रपति को उसकी लाइब्रेरी में मिलने आना है, वो नहीं जा रहा है। तो जो विचारधारा चाइना को लेकर हम बनाते हैं ना कि ये लोग तो पागल हैं, नहीं, उन्होंने पहले ज्ञान समझा कि ज्ञान क्या है। आज आप चाइना को अंडररेट करते हो क्योंकि हमारी मीडिया बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है। चाइना का केवल ग्लोबल टाइम्स है, लेकिन आज हमारे पास दुनिया भर के एक्सेस अखबारों के हैं, चाहे लेके गार्जियन हो, चाहे राइटर हो, चाहे कोई से भी अखबार की न्यूज़ एक्सेस हो हमारे पास, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट, आप सबके टाई अप भी हैं, कुछ ना कुछ तो पेस्ट कर ही देते हो वहीं से। तो वेस्टर्न न्यूज़ जो इन्फ्लूज़ है ना, वो हमारे यहाँ का कंजप्शन हो चुका है। तो हम लोग अगेंस्ट चाइना थ्योरेटिकली हो गए कि चाइना वाले तो पता नहीं कुछ करते भी हैं कि नहीं करते। उन्होंने पढ़ पढ़ के यार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पैरेलल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया, उस प्रोसेस में तेज़ी से बढ़ गए। ICBM के अंदर चाइना के पास इस समय लगभग रशिया के बराबर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं।
अग्नि 5 हमारी जो मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वैसी मिसाइल्स हैं, 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, उसने भी claim कर रहे हैं अब 6th भी क्लेम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को लेके इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आप आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीद रहे हो, पता चल रहा है कि वो अपना Xiaomi 17 प्रो मैक्स ले आ रहा है, उससे अच्छी क्वालिटी, पीछे भी कैमरा लगा दे रहा है, पीछे भी स्क्रीन लगा दे रहा है। तो उसने समझा इस चीज़ को, और ये बिना पढ़े नहीं होता साहब कि मैं अचानक गया घर में गया खटखट कुछ बनाया, किचन की सब्जी नहीं है ये। तो उन्होंने पढ़ा है, टेक्नोलॉजी को समझा है। आज कितना भी अमेरिका का रिफ्ट हो जाए इन दोनों के साथ, पता है पहली बात जिस पर अमेरिका और चाइना राजी हुए, जब इनसे इलेक्ट्रिक मैग्नेट मांगी गई तो ट्रंप से इन्होंने क्या मनवाया, सब दे देंगे, एक परमिशन देनी पड़ेगी। बता बोले क्या, चाइनीज़ लोगों को अमेरिका पढ़ने भेज। मतलब कौन मांगा ये, चाइना वाले मांगे कि हमें अमेरिका में जाने दो। लोग हंसे कि यार चाइना अमेरिका ट्रंप, यार तुम अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि चाइनीज़ों को यहाँ आने नहीं देंगे, इलीगल है वगैरह, और तुमने अभी अचानक कोटा बढ़ा दिया इनका। इस बात पर इनकी डील सेट हुई है, क्योंकि चाइना समझता है कि अगर वहाँ इनोवेशन हो रहा है तो पढ़ने भेजो, पढ़ के आओ, लौट के आओ, देश में आओ, फिर बनाओ। तो बात चाइना के ऊपर जब आएगी, मैं यही कहूँगा कि भाई साहब आप उनको अंडररेट कर रहे हो, आपके पास उनका एक्सपोजर नहीं है। एक बार किसी उस आदमी से मिलो जो चाइना घूम के आ गया है, क्योंकि हमारी दुश्मनी है, और दुश्मनी के पीछे भी बहुत हद तक तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका वालों की चाल भी होती है कि उलझा के रखो इन लोगों को, कि इनके बीच में इतना जहर भर दो कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ सीख ही ना पाएं। हम पड़ोसी से सीख सकते हैं ना यार, पड़ोसी महंगी कार लेके आता है तो मोटिवेशन आता है कि नहीं आता है? हम चाइनीज़ों को देख करके मोटिवेट क्यों नहीं होते हैं? ना किसी ज़माने में हिंदी चीनी भाई भाई, अब नहीं है भाई देखो, फिर भाई पड़ोसी से भाई होना जरूरी नहीं है ना भाई। पड़ोसी को देख के सीख तो सकते हो ना कि यार पड़ोसियों के बच्चों ने, वही वाली बात है सर, देखो शर्मा जी का बच्चा जो है IIT टॉप कर गया है, तो मोटिवेशन आता था ना यार। अवस्थी जी का बच्चा कर गया IIT कानपुर कानपुर ही कुछ याद है? बहुत है भाई। मेरा जो डायलेक्ट है ना, वो असल में कानपुर की देन है। मैं हूँ राजस्थान का, और राजस्थान का डायलेक्ट मेरे पास नहीं है। मेरे मित्र कानपुर से थे, यूपी से थे, और ये जो लीजिए पीजिए कीजिए की जो संस्कार है ना, ये मुझे यूपी नहीं दिए हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा यूपी का माना जाता है। जब मैं बोल भी रहा होता हूँ ना, तो आज शायद आपकी वीडियो के माध्यम से लोगों को पता चला कि मैं उत्तर प्रदेश का नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन इतना अपनत्व हो गया कि ये जो भाषा प्रेम है ना, जो मैं आपसे बतियाता चला जा रहा हूँ, ये सब बतियाता चला जा, ये जो लाइन बोली नहीं, जब आप आ रहे थे ना तो मैंने कहा अवस्थी जी आ रहे हैं, अरे वो तो कानपुर से एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो ये वाली बातें हैं। तो भाई कानपुर की याद है कि उसने मुझे बोलना सिखा दिया, मुझे सहूर सिखा दिया, है ना। मैं आज लोगों के सामने बातें जब करता हूँ तो मुझे इतना अपनत्व मिलता है, क्योंकि मिठास है यार। यूपी ने मुझे, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बना दिया। खाली समय क्या करते हैं सर आप? संगीत वंगीत सुनते हैं? गेम्स? बकैती कानपुर में रह चुके हैं, समझ चुके हैं। सुनते हैं संगीत? बढ़िया सुनता है, लेकिन ये मत पूछना किसका सुनते हो, जो नहीं, चल जाए। नहीं वो गेम्स गेम्स के नाम पर यार देख के तो लगा, सवाल गलत पूछ लिया आपने, लग तो नहीं रहा होगा। नहीं, कुछ सवाल है, कुछ 1 to 1 आपसे सवाल है, मैं पूछना चाहूँगा, तो आपको उसके जवाब देने। पहले तो मैं जानना चाहूँगा, हिंदुस्तान का अब तक का बेस्ट प्रधानमंत्री कौन है? अगर आप मुझसे रेट करवाओगे, मैंने जिन्हें देखा है वर्तमान काल में, अटल जी को मैं नंबर 1 पे रखता हूँ, मेरे काल में जो आए थे लोग, ठीक है। इतिहास को पढ़ करके अगर आप देखोगे, इतिहास में हमको जो पढ़ाया गया है, कुछ अच्छे डिसीजंस के लिए इंदिरा गांधी जी को देखते हैं, नेहरू जी को, क्योंकि हम लोगों को जो पढ़ाया गया, अगेन हमने जो पढ़ा है वो जो मॉडर्न इतिहास में पढ़ाया जाता है ना, यूपीएससी की तैयारी करोगे आप, तो आपको 1947 से पहले का इतिहास पढ़ाया जाता है। तो नेहरू जी हमेशा इस तरह से आते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं में क्या रहा, या चाइना को लेकर इनका डिसीजन क्या रहा। ये बहुत दुर्भाग्य है देश का। जब भी प्रधानमंत्रियों के इतिहास लेखन होता है ना, तो सफलता और उनको जो विफलताएं हैं उनको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि लो भाई। और चूंकि यार अपन इंटरनेट क्रांति के समय में पैदा हुए हैं, नेहरू जी से इत्तेफाक अपना ज़्यादा रहा नहीं। इंदिरा गांधी जी के कुछ डिसीजंस, अगेन जब मैं बोलता हूँ कुछ डिसीजंस, उसमें है अमेरिका को काउंटर करना, क्योंकि इन दिनों अमेरिका को देख करके मुझे चिड़ जो मचती है, उसमें मुझे कई बार उनको देख के लगता है कि 1971 में जो उन्होंने इंदिरा गांधी के रूप में आयरन लेडी का रोल निभाते हुए जो अमेरिका को बैलेंस किया था ना यूएसएसआर से, वो नेक्स्ट लेवल था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो वो दिया था, जय जवान जय किसान दिया था। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट एक मैं ऐड कर देता हूँ, मतलब अपने दर्शकों के लिए। हमारे देश को ना अमेरिका ने PL 480 करके एक अनाज था, वो भेज दिया था, जिसके चलते हमारी भुखमरी की स्थिति को देखते हुए, और लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रयास, नेहरू जी के एंड में वो जो प्रयास था ग्रीन रेवोल्यूशन वाला, जिससे आज हम एक्सपोर्टर अनाज के बनकर बैठे, हर प्रधानमंत्री के काल में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हुआ है। चूँकि हमारा लंबा समय, जब से हमको राजनीति समझ में आई है, और तब से हम लोग मनमोहन सिंह जी को देखें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखें। मनमोहन सिंह जी को मैं अगर रेट करूँ तो देखो यार, मैं एक वोकल आदमी हूँ, मतलब मुझे बोलना पसंद है, मैं एक्सप्रेशंस को फील कर पाता हूँ। मोदी जी की जो अभिव्यक्ति है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है इन दैट सेंस कि यार ये जो आदमी बोल रहा है ना, दैट मच कन्विक्शन, कि मैं उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, नोटबंदी सही है या गलत
इस पर पैराग्राफ लिखते लिखते हम थक गए। वो देशवासियों के सामने आते हैं जिन्हें नहीं पता है कि नोटबंदी भी क्या होती है, अपने 15 मिनट के भाषण में वो लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं और किसी के अंदर दर्द नहीं आ रहा है। दैट मच कन्विक्शन, बोलने की, संप्रेषण की वो कला। मेरा पैशन अगर बोलना है और मुझे मेरा एक लीडर ऐसा दिखता है ना जिसको बातें समझाना आता है, अनबीटेबल है वो इस बात में। तो अगर आज मोदी जी के बारे में बात पूछोगे कि आपको उनकी क्या चीज़ पसंद है, अनुशासन। मैं बिहाइंड द सीन भी कई बार लोगों से इस बारे में चर्चा करता हूँ कि भाई वो व्यक्ति अगर वाकई में 3 घंटे सो करके इतने एनर्जेटिक रह पाते हैं, और चुनाव के टाइम में तो आप मीडिया वाले पकड़ते ही हैं कि साहब रात 12 बजे दिखे थे, अब 3 बजे दिख गए कि 4 बजे दिख गए। वो जो एनर्जी उनके अंदर है, वो एनर्जी 75 साल की उम्र में, ठीक है, कन्विक्शन इतना टाइट कि जनता कितनी भी लाखों की समाज में, वो आदमी फेस इंप्रेशन से हिला दे रहा है सामने वाले को। ट्रम्प बोल रहा था ना थोड़े दिन पहले कि उनको देख के फादर वाली फीलिंग आती है, तो वो है भाई। ठीक है। पीएम, आपने बता दिया इस देश का आज की तारीख में बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? बेस्ट इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है? मुश्किल सवाल है। नहीं, मुश्किल नहीं, मैंने मतलब इस विषय में सोचा नहीं, क्योंकि इन दिनों जो हमारे आसपास बने, जैसे राजस्थान में भजन लाल जी बने, और मैं ज़्यादा उनसे कन्विंस नहीं हूँ, मतलब मैं उस पे आऊंगा अभी और। अच्छा ठीक है, हाँ, तो मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ जो कनकरेंट टाइम पे जो सीएम है, मुझे सोचना पड़ रहा है। जब सोचना पड़ रहा है इसका मतलब कोई अच्छा कर नहीं रहा है। मतलब अगर कुछ होता तो सिग्निफिकेंट याद आ रहा होता कि हाँ यार वो मचा के चल रहा है। यार योगी जी ना आजकल, अब पता नहीं ये भी किस तरह से मैनेज होता है, हम लोग कहाँ से सुनते हैं सारी चीज़ें? नेशनल मीडिया के थ्रू। नेशनल मीडिया कवरेज बहुत कम है उनकी, यानी कि मीडिया का आजकल वो नहीं है, विषय नहीं है डिस्कशन का। और जब तक मीडिया नहीं उठा रही है उस विषय को, या तो उसे जरूरी नहीं लग रहा है या फिर उसकी बाध्यताएं हैं। ठीक है, इस सवाल को आप पास कर रहे हैं कि फिलहाल अभी आपके पास जवाब फिलहाल नहीं है ठीक यार। है। राजस्थान, आप ऑप्शन दोगे तो 1 2 3 कर सकता हूँ। राजस्थान में जाएं तो आज तक का बेस्ट सीएम आपको? यार देखो, मेरे को ना वसुंधरा राजे बहुत पसंद थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे गहलोत साहब से मिलने का बहुत मौका मिला अभी इन दिनों, विशेष रूप से जब नौकरी छोड़ी तो व्यक्तिगत रूप से भी उनसे भेंट हुई मेरी। उनको देख करके मुझे एक अलग अनुभूति हुई, क्योंकि उनसे व्यक्तिगत चर्चा ऐसे नहीं हुई जैसे अपन बैठ के कैमरे पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसी भी हुई है कि चलो चाय पे बैठते हैं, बात करते हैं। उन चर्चाओं में पता चलता है कि वो व्यक्ति इतना कनेक्टेड है राज्य की जनता से कि अगर राज्य में कुछ भी कहीं हो रहा है उनके पास सूचना है। वो इतने कनेक्टेड हैं कि आज उनको ये लगता है ना कि अंकित नाम के एक बच्चे ने नौकरी छोड़ी है। मतलब आप सोचें कि मैं नौकरी छोड़ के गया हूँ, अगले दिन कॉल है उनका, साहब मिलना चाहते हैं। बेटा कुछ तो गलत नहीं हुआ? मैंने कहा सर राजनीति का विषय नहीं है ये, मतलब मेरी चाहती, मेरा काम ठीक चल रहा है सर, मैं इसलिए कोई। बोले मैं ये नहीं जानना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम जनरल कास्ट में आते हो, राजस्थान के अंदर नौकरी पाना आंदोलनों का विषय है, बहुत सारे जातीय आंदोलन यहाँ रहे हैं, राजस्थान की पृष्ठभूमि ऐसी रही है, नौकरी को लेकर के लोग संघर्षशील हैं, इतने साल तक सड़कों पे बैठते हैं, तुमने खुद ने संघर्ष किया है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जिसने तुम्हें परेशान कर दिया, जो अक्सर आप लोग इंटरव्यू में पूछते हो। लेकिन सोचो कि उस लेवल का स्ट्रेचर का आदमी जिसने लंबा समय बिता लिया है राजनीति में, वो फिर भी क्या पूछना चाह रहा है, परेशानी बताओ। आप लोगों के लिए हो सकता है कि वो सत्ता पक्ष की कोई कमी जानना चाहते हो कि तू बोल कल तेरे को सुर्खी बना दें, उनको सुर्खी नहीं बनानी थी, उन्हें रियल में जानना था कि तेरे जैसे युवा सोचते क्या हैं। ठीक है, वो हो गया राजस्थान के, आपने कहा बेस्ट सीएम अगेन। तो मैंने वही बताया कि मैंने पढ़ा, जब मैं एज ए नागरिक राजस्थान में रहा हूं तो मुझे वसुंधरा का कार्यकाल अच्छा लगा था, लेकिन जब मैं अब गहलोत जी से मतलब एक्स सीएम के रूप में मिलता हूं तो मुझे नज़रिया अच्छा लगता ठीक है। मैं अगर एक ऐसे शख्स का नाम पूछूं जो आपको लगता है आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान की राजनीति का बहुत बड़ा नाम होगा, कौन आपको लगता है? यार मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें पीके से हैं और प्रशांत किशोर से। उम्मीदें क्यों हैं? अगेन हमारे देश ने जब जब अल्टरनेटिव व्यवस्थाओं पर देखा, केजरीवाल के ज़माने में भाई हमने फंडिंग दी है, मतलब मैं इस बात को ऑन कर, अरे भाई साहब हम कोटा में पढ़ाते थे, उस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था, और भाई साहब केजरीवाल से उम्मीद है क्योंकि IITian आदमी है, हम बच्चों को IIT में भेज रहे हैं, बच्चों को हम ये दिखाते थे कि सुनो यार IITian केवल नौकरी नहीं करते हैं भाई, राजनीति में नवाचार भी लाते हैं, सड़कों पर आकर आंदोलन भी करते हैं। तो यार मेरी ना मतलब उस समय जब फंडिंग होती थी आम आदमी पार्टी की, तो हम सब लोग दोस्त लोग मिल करके कि यार नहीं भाई चंदा देना पड़ेगा, कैसे खड़ा होगा, हम बैठकर विमर्श के पात्र रहे हैं। पर्सनली काफी लिया उसे, मतलब उस तरह से लिए कि कोई हम में से निकल के कर रहा है, वो वाली फील अब पीके दे रहे हैं। ठीक है। हालांकि पीके ने इन दिनों बहुत अच्छा एक जो तरीका दिखाया कि सुनो 200 करोड़ तो अकाउंट में हम खुद डालें पैसा, तो वो अलग लेवल पे खेल रहे हैं खेल, लेकिन पीके से कन्विंस है भाई अपन। एके ने डिसअपॉइंट तो नहीं किया? पीके की तो आप बात कर रहे हैं यार, एके की भी अगेन वो वाली बातें देखो मार्केट में पता चली जो मीडिया लेकर आती है। हो सकता है कि किसी दिन मेरा पर्सनल भेंट हो उनसे तो मैं समझ पाऊँ कि वो क्या सोचते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मैं गहलोत जी के कामों से कई चीज़ों से प्रसन्न नहीं था, विशेष रूप से तब जब वो सचिन पायलट वाला एपिसोड हुआ, उसके बाद में हमारे राज्य में 100 विधायक हैं, अगर सत्ता पक्ष के लिए 101 चाहिए,
तो सब मुख्यमंत्री थे उस समय पे। मतलब गहलोत साहब ने शासन चलाने के लिए हर विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया, तेरा काम बोल हो जाएगा, सरकार चलनी चाहिए। ये गहलोत साहब का टाइम था, आप समझ रहे हैं? तो उन्होंने सरकार ऐसे चलाई। एक एक के केस में क्या मजबूरियां रही होंगी ये मुझे नहीं पता है। मैं जो मीडिया से कंसीव्ड नोशन देखता हूँ, गलतियां तो की होंगी, तभी जाकर के आपको जनता रिजेक्ट करती है। ठीक है, ये देश का बेस्ट टीचर कौन है? नाम नहीं लूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको अपने हिसाब से बता। यार मैं ना पर्सनली विकास देवीकीर्ति सर का तगड़ा फैन हूँ। मतलब और तगड़ा फैन इसलिए हूँ क्योंकि जो उनकी संप्रेषण कला है, मैं कुछ लोगों की संप्रेषण कला का बहुत ही एडमायरर हूँ। उनमें से पीएम मोदी, कुमार विश्वास, विकास देवीकीर्ति। वो 3 किताबें जो आपको किसी भी स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं, आप बताएंगे पढ़नी जरूरी है आपको। आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही किताब को 50 बार पढ़ें, वो कोई सी भी हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा कोई अगर आप किताब बताना चाहें? मैं टीचर आदमी हूँ, अखबार पढ़ो, किताबें जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की हैं वो पढ़ो। भाई मेरा और किताबों से वास्ता नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए स्टूडेंट के लिए एक परफेक्ट रूटीन आपको क्या लगता है? यार परफेक्ट रूटीन है कि आप इतनी मेहनत कर लो ना कि जब एग्जाम देने जाओ तब आपको ये रिग्रेट ना हो कि एग्जाम कैसा आएगा मुझे चिंता नहीं है। मैंने अपना 100% दे दिया यार, मैंने टेस्ट दे लिए, मैंने सब पढ़ लिया, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता था। रूटीन अपने आप बन जाता है साहब जब आप अपनी क्षमताओं को, कोई सेट पैटर्न नहीं है कि 8 घंटे पढ़ोगे 8 घंटे से, नहीं भाई। मेरी ज़्यादा 18 घंटे पढ़ने हो सकती है तो हो सकती है, मेरा दिमाग कुंद है, मेरा तेज है तो 2 घंटे पढ़ के भी चला सकता हूँ। लेकिन जब मैं एग्जाम सेंटर में जा रहा हूँ ना, उस समय ये थॉट रहे कि भाई सुनो, इससे ज़्यादा अपन नहीं कर सकते थे। अब आप कहेंगे कि साहब पढ़ाई के अंदर तो ज़रूरत थी हिस्ट्री ज्योग्राफी की, आप तो गड्ढा कूद के आ रहे हैं। नहीं नहीं, सिलेबस पता हो, टेस्ट सीरीज दी हो, आपने अपनी मेहनत का सब कुछ समर्पण कर दिया हो, उस थॉट को लेकर जब एग्जाम सेंटर में घुसोगे ना, तो जो कार्यक्रम बनकर आएगा ना वो सही कार्यक्रम है। क्या बात है, बड़े पॉजिटिव नोट के साथ देखिए यहाँ पर हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। अंकित सर ने यहाँ पर बड़े पॉजिटिवली बता दिया, ये परफेक्ट रूटीन अगर आप फॉलो करने वाले हैं, कितनी मेहनत करनी है, कितने नमक चीनी डालनी है, वो अगर आप डालेंगे तो परफेक्ट रिजल्ट वहां से आएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया, थैंक यू सो मच सर। डिस्कशन यहाँ पर हुआ, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।